शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक साथ रखा गया है। अगर आपने पहले ही पार्ट 1 देख लिया है और सीधे पार्ट 2 से देखना चाहते हैं, तो मैंने पार्ट 2 का टाइम स्टैम्प वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करके आप सीधे पार्ट 2 पर पहुंच सकते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर नारुतो जिस भी दुश्मन को हराए, उसकी सारी जुत्सु, यादें और लड़ने का अनुभव हमेशा के लिए उसका हो जाए, तो हर जीत के साथ वह पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी ताकत की कीमत क्या होगी? आइए जानते हैं। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत नारुतो की पूरी हिस्ट्री बताकर कर सकता था, लेकिन सच कहूं तो नारुतो की हिस्ट्री कैनन से बिल्कुल अलग नहीं है। और अलग हो भी क्यों? उसने अभी तक किसी को हराया ही नहीं है, तो सच में कुछ भी नहीं बदलता। नारुतो की जिंदगी अब भी उतनी ही अकेली और दुखद है जितनी पहले थी। और अकादमी में उसका समय निराशा और उपेक्षा से भरा है, जिसकी वजह से वह बाकियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। यही वजह है कि एक निराश नारुतो सिर्फ पढ़ाई और सुनने के बजाय ताकत हासिल करने के वैकल्पिक तरीकों को ज्यादा आसानी से अपनाता है। मिजुकी वही है जो आकर उसे बताता है कि अगर वह होकागे के ऑफिस में घुसकर गांव की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी टॉप सीक्रेट जानकारी चुरा ले, तो शायद वह और ताकतवर बन सकता है। यह आइडिया मिजुकी के दिमाग में कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन फिर एक उदास 11 साल के लड़के से ज्यादा भोला कौन हो सकता है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह इतना मुश्किल भी नहीं था। नारुतो बस अंदर घुसा और स्क्रॉल ले आया। इसमें कोई खास संघर्ष नहीं हुआ। अगर नारुतो यह अकेले कर सकता था, तो मिजुकी खुद क्यों नहीं कर सका? और यह देखते हुए कि मिजुकी अर्थ रिलीज से जमीन में छिप सकता है और अपनी चक्रा को और भी छुपा सकता है, तो यह किसी ऐसे बड़बोले बच्चे को भेजने से कहीं बेहतर आइडिया लगता है जिस पर आप भरोसा भी नहीं कर सकते कि वह राज छुपा कर रखेगा। शायद उसे लगा कि इससे वह बिना पकड़े गए बच निकलेगा। लेकिन जब नारुतो पकड़ा जाता और सब कुछ बता देता, तब क्या होता? शायद उसने सोचा कि इससे उसे बस थोड़ा वक्त मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये कौन जान सकता है। हम बस इतना जानते हैं कि नारुतो ने अपनी बेबसी में बिल्कुल वैसा ही किया जैसा प्लान था, ये जाने बिना कि उसके अंदर स्क्रॉल से भी बड़ी कोई ताकत छुपी है। उसने स्क्रॉल के कंटेंट को थोड़ी देर पढ़ा और अपनी असाधारण काबिलियत की वजह से वह उसमें से कुछ सीख भी गया। क्लोन जुत्सु का एक बेहतर वर्जन, जो वह अकादमी में सीखने में नाकाम रहा था। इसके कुछ ही देर बाद, जब वह अब भी स्क्रॉल पढ़ रहा था, मिजुकी और इरुका दोनों वहां स्क्रॉल वापस लेने पहुंच जाते हैं। एक लड़ाई शुरू होती है और इसमें इरुका घायल हो जाता है। लगता है कि उस छोटे सुनहरे बालों वाले मुसीबतज़दा निंजा के लिए यह सब खत्म ही होने वाला है। लेकिन तभी वह कुछ ऐसा करता है जिसकी मिजुकी को उम्मीद नहीं थी। वह करीब 1000 शैडो क्लोन बना डालता है, सिर्फ मिजुकी को बुरी तरह कुचलने के इरादे से। अचानक उसका सारा आत्मविश्वास और रुआब गायब होने लगता है। जो कुछ देर पहले एक डरा हुआ, आसानी से काबू में आने वाला बच्चा था, वह अब 1000 डरे हुए बच्चे बन गए हैं, जिन्हें काबू में नहीं किया जा सकता और जो बर्रों के छत्ते की तरह उत्तेजित हो रहे हैं। उसी पल मिजुकी को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बेशक मिजुकी मरा नहीं। नारुतो गुस्से में था, लेकिन कोई राक्षस नहीं। हाँ, मिजुकी के कुछ दांत टूट गए। हाँ, उसकी आंखें सूजकर बंद हो गईं और उसकी करीब 15 हड्डियां टूट गईं। हाँ, वह जमीन पर सिमटा हुआ खून से लथपथ पड़ा था। हाँ, वह ऐसा ही था। खैर, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। वह मरा नहीं था, लेकिन मौत के बहुत करीब था। क्योंकि नारुतो ने असली मास्टरमाइंड मिजुकी को पकड़ लिया, और क्योंकि इरुका ने नारुतो का साथ दिया, इसीलिए नारुतो को बस हल्की-फुल्की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जो शायद ज्यादातर शर्मिंदगी की वजह से थी। और यह तय है कि उन्होंने वह स्क्रॉल पहले से थोड़ी और सख्ती से बंद रखने का फैसला किया। उसके बाद नारुतो आखिरकार उसी शैडो क्लोन जुत्सु से पास हो गया जो उसने सीखा था, और उसे वह हेडबैंड मिला जो आखिरकार उसे सच में हासिल किया हुआ महसूस हुआ। लेकिन जब वह इरुका के साथ रामेन खा रहा था, तो इरुका को लगा कि नारुतो के मन में कुछ चल रहा है। क्या हुआ? उसने पूछा। इतने सालों बाद जेएनएन बनकर खुश नहीं हो? नारुतो ने सिर हिलाया। हूं तो फिर रामेन में यूं ही उंगली क्यों घुमा रहे हो? नारुतो समझाने लगा। जब मैंने मिजुकी को हराया, तो मुझे अंदर कुछ महसूस हुआ। पता नहीं क्या था। शायद एड्रेनालिन हो। लड़ाई और संघर्ष का अक्सर यही असर होता है। जब मौत की आशंका हो, तो शरीर कभी कभी घबराकर एड्रेनालिन छोड़ता है, जो आपको ज्यादा चौकन्ना बना देता है। यह शरीर का आपको जिंदा रखने का तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैंने मिजुकी को लगभग मार ही डाला, वह जमीन पर पड़ा था, तो मुझे लगा जैसे मुझे कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया? इरुका ने पूछा। जैसे मिजुकी जो कुछ भी था, वह सब अब मेरे अंदर है। जैसे मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो वह कर सकता था। जैसे उसके पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जैसे वह एक किताब हो जो मैंने अभी अभी खोलकर पूरी पढ़ ली हो। इरुका एक पल के लिए चुप रहा। क्या मुझे कुछ हो गया है? नारुतो ने पूछा। इरुका ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता। बस मैंने पहले कभी किसी को हराने का ऐसा अनुभव बताते नहीं सुना। तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है?
ये खुशी या खुशहाली जैसी भावना नहीं थी, ना ही ये कि मैं उसे और चोट पहुंचाना चाहता था। ये बस एक एपिफनी जैसी भावना थी। जैसे, अच्छा, तो इस तरह किया जाता है वाली फीलिंग। इरुका वहीं बैठकर सोचने लगा। तुम्हारा मतलब है, जैसे तुम्हें उसकी हर जुत्सु पता चल गई? नारुतो ने सिर हिलाया। शायद। नारुतो ने इस बारे में सोचना छोड़कर अपने रामेन पर ध्यान लगाया, जिसे उसने लगभग तुरंत ही खत्म कर दिया। इससे इरुका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बिल चुका दिया। नारुतो आराम करने घर चला गया। अब उस पल से नारुतो कभी कभार इस बारे में सोचता रहा, लेकिन ज्यादा उलझा नहीं। कुछ समय बाद यह एक धुंधली याद बनकर रह गई और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया। उसकी ऑफिशियल कोनोहा जेनिन रजिस्ट्री के लिए फोटो खींची गई, जिसके बाद आखिरकार उसे एक जोनिन सेंसेई मिला। वह कमरे में उत्साह से पहुंचा, यह देखने कि आगे क्या होगा, और उसे अपना सबसे अच्छा और सबसे बुरा दोनों सीन एक साथ दिखे। सकुरा, उसकी सबसे बड़ी क्रश, वहां थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। सस्के उचिहा, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और कट्टर दुश्मन भी वहीं था, और नारुतो बीच में फंसा हुआ था। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ी, वे तीनों बोर होते गए। उनका सेंसेई देर से आ रहा था और नारुतो अपनी हाइपर एक्टिव आदतों में खो गया, जिसकी वजह से उसने अपने सेंसेई की देरी की सजा देने की सोची। एक धूल भरे ब्लैकबोर्ड इरेजर वाला आसान सा जाल। साकुरा और सास्के ने कहा कि यह बेवकूफ यामसी है। भला एक कुशल जोनिन ऐसे कमजोर मजाक में कैसे फंस सकता है? यह नामुमकिन था, लेकिन वे गलत साबित हुए। जैसे ही उनका जोनी सर अंदर घुसाता है, वह इरेजर से टकरा जाता है। नारुतो पागलों की तरह हंस रहा था, जबकि साकुरा और सास्के हैरान रह गए। ककाशी को पहले ही लग रहा था कि उस हरकतबाज नारुतो के साथ एक टीम में रखे जाने से बुरा आइडिया किसी का हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने स्टूडेंट्स को जानने के बाद काकाशी ने 2 घंटियों वाला एक टेस्ट रखा, जिसमें उसने नारुतो से बदला लेने का पक्का इरादा बनाया। टेस्ट शुरू होते ही उसे मौका का मिल गया, क्योंकि नारुतो सबसे पहले उसकी तरफ दौड़ा, उसे धूल चटाने के इरादे से। लेकिन आज तो ककाशी ही उसे धूल चटाने वाला था। उसने नारुतो के पीछे जाकर उसे पानी में गिरा दिया। इसके बाद नारुतो फिर से कोशिश करने आया, ठीक उसी वक्त जब सास्के भी कोशिश करने लगा था। नारुतो को यह साफ व नेसम हो गया कि कोई भी पास नहीं होने वाला, और उसका जेनिन के तौर पर छोटा सा करियर बस एक कड़वी याद बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर उसे फेल ही होना है, तो कम से कम कुछ तो हासिल कर ले। इसीलिए उसने पास पड़ा सबका लंच खाने का फैसला किया। लेकिन अंदाजा लगाइए किसे काकाशी ने पकड़ा। अगर आपने नारुतो कहा, तो आप सही हैं। काकाशी ने टेस्ट का असली मकसद और मतलब समझाया, साथ ही यह भी कहा कि वह उन्हें एक आखिरी मौका देगा। लेकिन स्वार्थी बनने की सजा के तौर पर नारुतो ही टीम का इकलौता मेंबर होगा जो अगला हिस्सा खाली पेट करेगा। और काकाशी ने साफ धमकी दी कि अगर किसी ने उसे खाना दिया, तो तुरंत फेल कर दिया जाएगा। और भले ही यह सीरीज सासुके के बारे में नहीं है, और भले ही उसके अपने भाई को मारने के जहरीले सपने हों, फिर भी यह सासुके ही था जिसने सबक समझा और एक निंजा के तौर पर बड़प्पन दिखाते हुए काकाशी के आदेश के खिलाफ जाकर नारुतो को खाना खिलाया। जैसे ही काकाशी झाड़ियों से यह देख रहा था, उसका चेहरा, जिससे गुस्से की उम्मीद थी, मुस्कान में बदल गया। शायद इनके लिए वाकई उम्मीद बाकी है। यहीं पर काकाशी झाड़ियों से कूदकर बाहर आया और सच में गुस्सा दिखाने का नाटक करने लगा। फिर बताया कि उन्होंने वही किया जो वह चाहता था। टीम साथ आखिरकार बन गई, और नारुतो को लगने लगा कि शायद यह टीम उतनी बुरी नहीं जितना उसने सोचा था। अगले कुछ समय तक उन्होंने ऐसे मिशन किए जिनका बड़ी तस्वीर में ज्यादा मतलब नहीं था। जैसा आप सोच सकते हैं, नारुतो इससे बिल्कुल खुश नहीं था। इसी वजह से उसने अपनी बात होकागे तक पहुंचाई, जिन्होंने आखिरकार उन्हें गांव से बाहर कोई मिशन दिया। कुछ ऐसा जो टीम को रोमांचक लगे, लेकिन ज्यादा खतरनाक न हो। लेकिन यह जल्द ही बदलने वाला था। एक धोखेबाज ठेके के तहत 2 हत्यारे, जिनके बारे में सुनामी ने कभी नहीं बताया था, नारुतो पर हमला करने आ जाते हैं। नारुतो आमतौर पर डर से जम जाता, लेकिन अजीब तरह से उसका शरीर अपने आप रिएक्ट कर गया। वह ऐसे जमीन में खिंच गया जैसे जमीन तरल पदार्थ बन गई हो। डीमन ब्रदर्स में से एक, जिसकी पहचान नारुतो नहीं कर पाया, सतह पर उतरा और उलझन में था। नारुतो भी उलझन में था। उसने यह कैसे किया? जैसे अपने ही सवाल का जवाब देते हुए उसे अचानक अपनी याद में मिजुकी नजर आया, और याद आया कि उसने भी यही तकनीक इस्तेमाल की थी। उसे मिजुकी को हराने वाली वह भावना याद आ गई। उसे नहीं पता था कि यह कैसे काम कर रहा है, लेकिन उसे पता था कि उसे इसे आगे बढ़ाना है। तो उसने उस याद पर ध्यान लगाया और अपने शरीर को वह करने की कोशिश की जो वह पहले से जानता लग रहा था। इससे नारुतो के हाथ जमीन से बाहर निकलकर ऊपर आए, मेजू की गर्दन के चारों ओर लिपट गए और उसे जोरदार धमाके के साथ जमीन में खींच लिया। नारुतो तुरंत सतह पर आया और किसी और के कुछ करने से पहले ही मेजू के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। मेजू का दिमाग पहले ही हिला हुआ था। जब मुक्का उसकी खोपड़ी से टकराया, उसका दिमाग अंदर पिनबॉल की तरह उछलने लगा, जैसे हाई स्कोर ढूंढ रहा हो। इससे मेजू बेहोश हो गया, और जैसे ही गोजू अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश कर रहा था, चेन काटने की उम्मीद में, इससे पहले कि मेजू उसे भी अपने साथ खींच ले, सस्के ने मौका भांपकर गोजू के चेहरे पर लात मारी। काकाशी अपनी टीम से प्रभावित था, लेकिन सुनामी के साथ सही काम को लेकर बहस करता रहा। इस बीच
उनकी आवाजें पृष्ठभूमि में धुंधली पड़ती गईं। नारुतो वहीं खड़ा अपने हाथ को देखता रहा। एक बार फिर उसे वही भावना महसूस हुई। वह ताकतवर होता जा रहा था। उसे नहीं पता था यह कैसे हो रहा है। शायद कोई केकेई जेनकाई जिसके बारे में उसे खबर ही नहीं थी। लेकिन वह किसी तरह अपने विरोधियों को हराकर उनकी जुत्सु का सहज ज्ञान हासिल कर रहा था। और अब जो अगली तकनीक वह सीख रहा था वह थी हाइडिंग इन वाटर तकनीक। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह मेजू की तकनीकों को उसकी ही आंखों से महसूस कर रहा हो, उन्हें खुद के लिए सीख रहा हो। उसे यकीन था कि वह यह कर सकता है। जब नारुतो वापस असली दुनिया में लौटा तो उसने देखा कि दोनों डीमन ब्रदर्स को पहले ही स्कूबीडू के खलनायकों की तरह पेड़ से बांध दिया गया था। ककाशी ने उसे पुकारा। नारुतो, हाँ, ठीक हो? ककाशी ने पूछा। नारुतो ने सिर हिलाया। हाँ, ठीक हूं। वह तकनीक तुमने कैसे सीखी? सस्के ने पूछा, अंडरग्राउंड प्रोजेक्शन फिश तकनीक का जिक्र करते हुए। अजीब बात है, मैंने ये मिजुकी को हराने पर सीखी थी, लेकिन उसने मुझे कभी सिखाई नहीं। मुझे ये उसे हराने के बाद अपने आप आ गई। खैर, काकाशी ने कहा, ये काफी अजीब है, लेकिन फिर ज्यादातर लोगों को मेरी कॉपी करने की काबिलियत भी अजीब लगती है। आपके पास भी कॉपी करने की काबिलियत है? नारुतो ने पूछा। काकाशी ने सिर हिलाया। हाँ, हालांकि मेरी काबिलियत देखकर सीखी जाती है, हराकर नहीं। मैं सिर्फ वही तकनीक सीख और याद रख सकता हूं जो मैंने परफॉर्म होते देखी हो, और वो ऐसी नहीं हो सकती जो मैं शारीरिक रूप से कर ही ना सकूं। समझा, नारुतो ने कहा और सोचने लगा कि उसकी अपनी काबिलियत की सीमा क्या है। यकीन मानिए या ना मानिए, नारुतो ने शुरू किया, मुझे लगता है इसे हराकर मैंने एक नई तकनीक सीखी है। याद है वो तकनीक जिसमें वे पानी के पोखर में छुपे थे? मुझे काफी यकीन है कि मैं अब वो तकनीक कर सकता हूं। सास्के, साकुरा और ककाशी हैरान रह गए। अगर तुम सच में सिर्फ किसी को हराकर उसकी काबिलियत सीख सकते हो तो एक दिन तुम बहुत खास शिनोबी बन सकते हो। बस देखना होगा। तो टीम उस खतरे के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करती है जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। यकीन था कि यह आखिरी हत्यारा नहीं होगा। ककाशी ने अपने स्टूडेंट्स को सतर्क रहने का आदेश दिया, और जैसा उसने अंदाजा लगाया था, एक और हत्यारा सामने आया। लेकिन यह हत्यारा उसकी सोच से कहीं ज्यादा नामी था। वाह, इस गातो के पास काफी गहरी जेब लगती है अगर उसने जाबूजा मोमोची, डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट को हायर किया है, ककाशी ने कहा और लड़ने के लिए आगे बढ़ा। ककाशी ने अपना शारिंगान दिखाया, ये मानते हुए कि जबूजा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने शारिंगान के दम पर ककाशी ने जबूजा को चौंकाकर बढ़त हासिल कर ली। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जबूजा की वाटर प्रिजन तकनीक में फंस गया, जिसने उसे पानी के एक गोले में कैद कर दिया। आखिर में शारिंगान की ताकत के बावजूद ककाशी ही धोखा खा गया और हार गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत तय है। लेकिन जैसे ही वो अपनी किस्मत मानने को तैयार हुआ, उसने अपने दोनों स्टूडेंट्स को बाहर उसे आजाद कराने की कोशिश करते देखा। नारुतो ने अपनी नई सीखी तकनीकों के साथ जबूजा को चौंकाने की कोशिश की। वो पानी की तरह जमीन में गहरा गोता लगा गया, अपनी जगह एक शैडो क्लोन छोड़कर। सास्के और वो शैडो क्लोन फिर शुरिकू के साथ मिलकर जबूजा पर हमला करते हैं, जिसे उसने अपनी तलवार से रोक दिया। जब नारुतो उसके नीचे था, उसने फिर वही कोशिश की जो उसने मेजू पर की थी। लेकिन इस बार वो चौंक गया क्योंकि जबूजा की तलवार उसका हाथ काटने के लिए नीचे आई। नारुतो ने अपना हाथ समय रहते खींच लिया और उसे बचा लिया, लेकिन कट लगने से नहीं बच पाया। आउच! ये तलवार तो तेज है। उसने अपने हाथ पर पट्टी बांधने की कोशिश की ताकि खून बहना और जलन रुके, जिस पर वो ध्यान नहीं दे सकता था। दर्द थोड़ा कम हुआ, जैसे किसी अलार्म को मान लिया गया हो। नारुतो ने देखा कि जबूजा जमीन की ओर देख रहा है, और एक पल के लिए उसे शक हुआ कि क्या जबूजा उसे देख सकता है। शायद वो देख नहीं सकता था, लेकिन शायद उसके पास इतनी चक्रा सेंस थी कि वो अंदाजा लगा सके कि नारुतो कहाँ है। नारुतो जबूजा के कुछ करने से पहले ही हट गया, लेकिन जबूजा की आंखें उस दिशा में मुड़ गईं। ये मुझे साफ देख सकता है, नारुतो ने खुद से कहा। तो चलो थोड़ा मिक्स करते हैं। हाथ जोड़कर उसने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपने साथ जमीन के नीचे शैडो क्लोन बनाए। एक दो नहीं, बल्कि करीब 50। इतने की चक्रा की सीमा धुंधली पड़ जाए। जबूजा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे यह समझ आया, और फिर उसने सास्के और दूसरे नारुतो क्लोन पर ध्यान लगाया। मिल गया, उसने कहा। क्लोन्स अपने सॉफ्ट फिजिक तकनीक से अपने हाथ ऐसे ऊपर की ओर बढ़ाने लगे जैसे ऑकरीना ऑफ टाइम का डेड हैंड हो। जबुजा की तलवार घूमती, हाथ काटती और क्लोन्स को ऊपर आते ही खत्म करती गई। लेकिन नारुतो में जो क्वालिटी की कमी थी, वो उसने संख्या से पूरी कर दी। आखिरकार उसने इतने क्लोन्स और हाथों को ऊपर लाकर जबुजा को पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसका ध्यान बहुत सारे टारगेट्स में बट गया और उसकी सुरक्षा इतनी कमजोर पड़ गई कि सासुके के लिए ये असली मौका बन गया।
ज़बुज़ा ने बेबसी में अपनी तलवार उठाई, ये तय करते हुए कि अगर वो गिरेगा तो सासुके को भी साथ ले जाएगा। नारुतो ज़बुज़ा के पीछे से उछला और उसके सिर के पिछले हिस्से पर लात मारी, जिससे वो आगे गिर गया और सासुके ने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया। इस तरह ज़बुज़ा हार गया और काकाशी आज़ाद हो गया। लेकिन जैसे ही सासुके काकाशी की तरफ भागा, नारुतो हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने खुल गई हो। वो वहीं खड़ा रहा, आंखें चौड़ी। कोई आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, जबकि सारी उम्र भर की तकनीकें उसके दिमाग में उंडेली जा रही थीं। उसे लगने लगा कि वो अपनी जानी हुई हर चीज का हिसाब खोता जा रहा है। सालों की मसल मेमोरी उसकी सहज प्रवृत्ति पर हावी हो रही थी। नारुतो इतना अचंभित था कि उसे पता ही नहीं चला कि ज़बुज़ा भाग निकला। लेकिन कोई बात नहीं, सब सुरक्षित थे और काकाशी वैसे भी लड़ाई जारी नहीं रख सकता था। उन्होंने इसे जीत माना। काकाशी ने उन्हें कुछ समय के लिए जंगल में ट्रेनिंग के लिए भेजा, ये सिखाने के लिए कि खड़ी सतहों पर कैसे चढ़ा जाए और पैरों के नीचे पानी को इतनी चकरा से कैसे मजबूत किया जाए कि वो उनका वजन संभाल सके। लेकिन जैसे ही काकाशी ने उन्हें यह करने को कहा, नारुतो पहले से ही एक टहनी से उल्टा खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे लगता है मैंने ये पहले ही कभी सीख लिया था, उसने कहा। इस सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा है, सच में। काकाशी बस उसे घूरता रहा और उससे कहा कि अगर वो इतना अच्छा है तो बाकियों को सिखाए। नारुतो एक अच्छा टीचर नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की। तुम्हें बस तुम्हें बस पता चल जाता है जब सही होता है, समझे ना? नहीं, नहीं समझा। तुम्हें पता है, सासुके ने कहा, अगर अब तक समझ नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। तुम्हें टीम साथ छोड़ ही देनी चाहिए जब तक आगे हो। तुम दोनों बस करो, साकुरा ने कहा। इससे कुछ मदद नहीं हो रही नारुतो, मुझे कोशिश करने दो, उसने कहा। साकुरा तो बस किसी बहाने की तलाश में थी उस पर हाथ रखने की। अंदर ही अंदर एक अकादमी की लड़की की तरह चीखते और उसकी कथित मांसपेशियों पर मुग्ध होते हुए उसने शांत आवाज में फुसफुसाया, अपने गुस्से को जाने दो, बहुत ज्यादा चक्रा मत डालो और बहुत कम भी नहीं। सही जगह ढूंढो और उसे याद रखो, उसने कहा। इसे अपना हिस्सा बना लो, इसे अपने पैरों का विस्तार समझो। सोचो जैसे सक्शन कप हो। हाँ, पैरों के नीचे सक्शन कप या मैग्नेट। जब सही होगा महसूस हो जाएगा। सासुके ने आह भरी और पेड़ के पास जाने लगा और धीरे धीरे कदम दर कदम उसने सही जगह महसूस की। जो उसे महसूस हुआ वो उसका वजन संभालने के लिए काफी मजबूत था। सही जगह पाकर वो चलने लगा। ये हुई ना बात, शाबाश, उसने कहा। वापस घर आकर उन्होंने आराम किया। अगला दिन जल्दी ही आ गया और वे सब पुल पर आ गए। सब कुछ शांत था, लेकिन आप जानते हैं कि ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। ज़बूज़ा फिर से लौट आया, इस बार दोबारा लड़ने के लिए, और इस बार अपने शागिर्द हाकू को साथ लाया। ये मैं संभालता हूं, सासुके ने कहा आगे बढ़ते हुए। हमें इसे साथ मिलकर लेना चाहिए, साकुरा ने कहा। सासुके ने नारुतो की तरफ देखा, ये देखते हुए कि वो जीत जीत कर कितना ताकतवर होता जा रहा है। मुझे भी कॉपी करने का मौका चाहिए, उसने कहा, अपना शारिंगन सक्रिय करते हुए। ये तो सही नहीं है, ये बिल्कुल ककाशी सेंसेई जैसा है, बस इसके दो हैं, नारुतो ने हैरानी से कहा, इतना प्रभावित कि उसे परवाह ही नहीं थी। सासके हाकू का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। उसने लड़ाई को खींचकर उसकी सारी जुत्सु कैप्चर करने की योजना बनाई। शायद सासके इस लड़ाई की मुश्किल को कम आंक रहा था। शायद वो अपनी काबिलियत को ज्यादा आंक रहा था। जो भी हो, वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था और खुद को और खतरनाक स्थितियों में डाल रहा था। उसकी आंखों ने एक हाथ वाले जुत्सु साइन देखे, जिन्हें उसने बाद में दोहराने के लिए याद करने की कोशिश की। ये एक हुनर था जो सासके देखकर सीख रहा था, लेकिन जो जुत्सु उन साइन से बन रही थी वो कुछ ऐसी नहीं थी जो सासके कर पाता। आखिरकार सासके खुद को मुश्किल में पाता है जब डिमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स गिरने लगते हैं। जैसे ही ये होता है, चीजें बिगड़ने लगती हैं। उसे तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी। हाकू से कुछ वार खाकर वो गिरने लगा। तभी नारुतो एक कुनाई लेकर लड़ाई में कूद पड़ा, बड़े हद तक ज़बूज़ा की चालों पर भरोसा करते हुए सेन्बो को हटाने के लिए। तुरंत ही हाकू को वे हरकतें जानी पहचानी लगीं। हालांकि वो तुरंत ये समझ नहीं पाया कि क्यों। कम से कम तुरंत तो नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सासके ने दर्द से कराहते हुए पूछा। तुम्हारी जान बचा रहा हूं, नारुतो ने कहा। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो अभी तुम मर चुके होते। सासके को यह मानने में नफरत थी, लेकिन नारुतो के बिना वो शायद सच में स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा होता। नारुतो ने सासके को गुंबद से बाहर फेंक दिया और हाकू ने ऐसा होने दिया। उसे उत्सुकता थी कि नारुतो क्या कर सकता है। जैसे ही नारुतो वहां खड़ा हुआ, हाकू ने और सेनबोन फेंके। उसने उन्हें अपनी कुनाई से रोक दिया। फिर उसने अपने हाथ के साइन बनाने शुरू किए। शुद्ध पानी का एक ड्रैगन उनके सामने प्रकट हुआ और हाकू पर वार करने गया, लेकिन हाकू की बर्फ ने उस पर जमकर उसे रोक दिया। यहां से हाकू और गंभीर हो गया, ये पहचानते हुए कि नारुतो के पास किसी तरह उसके गुरु की सारी तकनीकें हैं, जिससे वो लगभग उतना ही खतरनाक बन गया था। फिर भी जैसे ही सेनबोन की बारिश हुई, नारुतो उनसे बचने के लिए जमीन में गोता लगा गया। नारुतो उस गुंबद नुमा शीशों के जाल से बंधा नहीं था और उसके बाहर फिर से प्रकट हो गया। हाकू को समझ आ गया कि उसका जाल अब बेकार है और उसने बाहर कूदने से पहले उसे तोड़ दिया। नारुतो के सामने उतरकर हाकू बोला, इतनी कम उम्र में तुम अच्छे हो, तुम्हें किसने ट्रेन किया? किसी ने नहीं सिखाया मुझे ये काबिलियतें, मैंने खुद सीखी, उसने कहा। तो तुम एक सच्चे प्रतिभाशाली हो, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। उम्मीद है तुम तैयार हो, उसने कहा। वे एक दूसरे की ओर दौड़े।
उनकी ब्लेड्स टकराईं। नारुतो उस वक्त जाबुजा से मिली मसल मेमोरी पर भरोसा कर रहा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि हाकू जाबुजा के लड़ने का तरीका बखूबी जानता था और नारुतो के पास इस स्थिति के हिसाब से ढलने का अनुभव नहीं था। इस वजह से हाकू नारुतो की अगली चाल का अंदाजा उसके करने से पहले ही लगा सकता था। एक सेनबॉन नस पर लगने से नारुतो का बायां हाथ सुन्न हो गया। नारुतो तुरंत पीछे कूदकर दूरी बनाने की कोशिश करता है। नारुतो को एहसास हुआ कि जाबुजा से सीखे सारे हमले हाकू को हराने के लिए काफी नहीं होंगे, क्योंकि हाकू जाबुजा को नारुतो से भी बेहतर जानता था। और इससे भी बुरी बात, उसके पास ऐसी कोई और तकनीक नहीं थी जो हाकू न जानता हो। हाकू ने वे सब देख रखी थी। वो क्या कर सकता था? साकुरा नारुतो की घबराहट देखकर बीच में कूद पड़ी और उसके लिए बना वार खुद पर ले लिया, जिससे वो गिर गई। ये देखकर नारुतो को गहरा तीव्र गुस्सा आया, इतना कि उसके अंदर एक गर्मी जाग गई जिसने हाकू को चौंका दिया। नारुतो के पीछे नाइन टेल्स की परछाई दिखाई दी और हाकू पीछे हट गया। नारुतो को अचानक अपने हाथ में फिर से जान आती महसूस हुई और अगले ही पल उसने हाकू को जमीन पर पटक दिया, उसका मास्क तोड़ते हुए, और खुद के सामने सच्चाई खुल गई। हाकू भी उसी की तरह एक बच्चा ही था। शांत होने के बाद नारुतो साकुरा का हाल जानने गया। ठीक हो? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया। बस दर्द हो रहा है, उसने कहा। पीछे मुड़कर नारुतो दूसरे राउंड के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि यह हो पाता, हाकू काकाशी से जबूजा को बचाने दौड़ा और बाकी सब इतिहास बन गया। जबूजा ने लड़ाई जारी रखी और नारुतो को हैरानी हुई कि वो किसी ऐसे इंसान को कैसे धोखा दे सकता है जो उसे इतना प्यार करता था। फिर गातो के आदमी पहुंच गए और जाबुजा ने उन्हें दिखा दिया कि उसे डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट उपनाम कैसे मिला। जाबुजा भी उस दिन मर गया, लेकिन उससे पहले उसने लैंड ऑफ वेव्स को गोटो की गिरफ्त से आजाद करा लिया। उस रात वे आराम कर पाए, इससे पहले कि वे घर की ओर निकलते। लेकिन जैसे ही नारुतो अपने बिस्तर पर लेटा, वो हाकू के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा जैसे वो जबूजा के साथ उसकी यादें देख रहा हो, जैसे उन लड़ाइयों के दौरान जब दोनों शिनोबी की मुट्ठियां टकराईं तो उनकी आत्माओं ने बात की हो, और उन्हें हराने पर नारुतो उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने साथ ले आया। उसने हाकू का अतीत देखा, वो कैसे जबूजा से मिला, कैसे उसके साथ बड़ा हुआ। उसने देखा जबूजा कितना क्रूर था उसके साथ, और ये भी कितना प्यार भरा था कि नारुतो को रुला दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके दुश्मन भी इंसान थे। बेचेहरे राक्षस नहीं जो सिर्फ उसके हाथों हारने के लिए बने थे। नहीं, उनका भी एक इतिहास था, एक अतीत, सपने और भविष्य। उनके भी संघर्ष और खुशियां थीं, ठीक उसी की तरह। और उसी की तरह वे भी बस निंजा थे। बस फर्क ये था कि उन्होंने कौन सा पक्ष चुना। नारुतो उस रात सो नहीं पाया, लेकिन ककाशी, सास्के या साकुरा भी नहीं सोए, तो सब जागते रहे और इस बारे में बात करते रहे। नारुतो ने उन्हें बताया कि उसे इस काबिलियत से क्या महसूस हुआ, और वे यादें और काबिलियतें जो उसने हाकू से ली। हाकू और जबूजा की कहानी, जिसे सुनाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। साकुरा भी रोने के करीब थी, जबकि सास्के हमेशा की तरह उदास हाथ जोड़े बैठा रहा। और भले ही उसने छुपाने की कोशिश की, वो भी ये मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि ये बहुत बुरा था। ककाशी वहीं उनके साथ बैठा और बोला, यही शिनोबी दुनिया है। उसने कहा, यह सही नहीं है कि हाकू और जबूजा को मरना पड़ा, लेकिन मिंजा दुनिया निष्पक्ष नहीं है। कभी कभी लोग मरते हैं, और उन लोगों के भी सपने और जिंदगियां होती हैं। वे लोग मायने रखते हैं। मैंने थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में अपने दो सबसे अच्छे दोस्त खोए, और वो भयानक था। वे बस बच्चे थे, तुम सबकी उम्र के। उस वक्त मैं उन सब में सबसे छोटा था। मैं उस दर्द से बचने के लिए अपने काम में डूब गया, लेकिन मैं कब्रें और गहरी खोदता चला गया। मुझे लगा मैं अपने दुश्मनों को उन कब्रों में डाल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं खुद के टुकड़े भी उसमें डाल रहा था। उसने कहा, मुझे उस गड्ढे से बाहर निकलने में हमेशा लग गई। निंजा दुनिया ने मुझे बहुत छोटी उम्र में ले लिया और मुझे दिखाया कि ये कितनी क्रूर हो सकती है। मुझे इससे नफरत थी, और ये और बुरा तब हुआ जब मुझे वही एहसास हुआ जो तुम तीनों अभी समझ रहे हो। ये लोग भी इंसान हैं, और इनकी भी जिंदगियां हैं, और उनकी जिंदगियां मायने रखती हैं। लेकिन हालात, फर्ज और निंजा दुनिया हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करती है, और जब हम वे फैसले लेते हैं, हम फिर कभी पहले जैसे महसूस नहीं करते। ये कहने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, ये कहने में कोई शर्म नहीं कि ये जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने भी सोचा है कि शिनोबी ना होने पर मेरी जिंदगी बेहतर होती, अगर मैंने बस एक अंडरवियर मॉडल बनने जैसा कुछ चुना होता। उसने कहा, जिससे उसके ग्रुप के चेहरे पर मुस्कान आ गई, ऐसी अजीब नौकरी के ख्याल से। ये इसके काबिल था। उसे उनकी मुस्कान देखनी जरूरी थी। उन्होंने बारी बारी से उसकी तरफ देखा और बोले, मैं अब भी शिनोबी बनना चाहती हूँ। सकुरा ने कहा, मैं अभी ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं बनूंगी। फिर सासुके बोला, मेरे पास कभी कोई चुनाव नहीं था। मैं जानता हूं निंजा दुनिया कितनी क्रूर है, खुद अनुभव से, और मुझे ये दिखाना है कि उचिहा कभी पीछे नहीं हटता, मौत तक भी नहीं। फिर नारुतो बोला, मुझे कभी पता नहीं था दुनिया कितनी अंधेरी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसीलिए मैं शिनोबी बनना चाहता हूं। मैं उस अंधेरे को तोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं दुनिया थोड़ी उजली हो, जहां बच्चों को ऐसे मरना ना पड़े, जहां बच्चे खुशी और आजादी से बड़े हो सके। मैं ये फिर से करना चाहता हूं कि शिनोबी होने का और निंजा दुनिया में जीने का क्या मतलब है। जैसे ही नारुतो ने यह कहा, ककाशी को नारुतो की आंखों में ओबीतो की एक झलक दिखी, और इससे उसे भी एक मुस्कान आ गई।
मुझे सच में गर्व है कि मैं तुम्हारा सेंसेई हूं, उसने अपने 3 स्टूडेंट से कहा। इसके बाद वे लैंड ऑफ वेव से घर की ओर निकल पड़े। उनकी परिपक्वता की वजह से ककाशी ने अपने स्टूडेंट्स को चुनीन एग्जाम्स में हिस्सा लेने की इजाजत देने का अहम फैसला लिया। जैसे ही वे परीक्षा में दाखिल हुए, उस बिंदु से ज्यादातर सब कुछ वैसा ही रहा। पहले टेस्ट से दूसरे तक सब कुछ वैसा ही था, जिसमें नारुतो की जिराया के साथ ट्रेनिंग और सासुके की ककाशी के साथ ट्रेनिंग भी शामिल थी। लेकिन जहां बदलाव आया वो था प्रदर्शनी मुकाबलों में। नारुतो ने अब तक सीखी सारी तकनीकों के साथ कीबा इनुजुका को लड़ाई में हरा दिया और इस तरह उसने उसकी खास काबिलियतें और तकनीकें हासिल की, जिसमें निनकेन निंजा कुत्ता का इस्तेमाल करने की काबिलियत भी शामिल थी। हालांकि नारुतो का अपना कोई निनकेन नहीं था, लेकिन वो अपने ही एक क्लोन को कुत्ते के रूप में ढाल सकता था, जो जब भी उसे उस तकनीक के लिए जरूरत होती उसका निनकेन बन जाता। अपनी जिराया के साथ ट्रेनिंग के बाद ही नारुतो वापस आया, परीक्षा खत्म करने के लिए तैयार। उसका मुकाबला नेजी ह्यूगा से हुआ। नारुतो ने नेजी को लड़ते हुए देखा था और थोड़ा उत्साहित था। हालांकि नारुतो बहुत सारी तकनीकें जमा करने की अपनी भूख को लेकर सावधान था। उसे मानना पड़ा कि उसका एक हिस्सा सच में नेजी को हराना चाहता था, ताकि वो उसकी काबिलियतें भी हासिल कर सके। लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन उसे पार करने में जिस चीज ने मदद की वो थी बाइकुगन की एक गुप्त कमजोरी की खोज। गर्दन के पीछे पहली वक्षीय कशेरुका के ठीक ऊपर एक अकेला अंधा धब्बा। वहां वार करके उसने नेजी को हरा दिया, लेकिन वो इसके बाद जो होने वाला था उसके लिए तैयार नहीं था। नेजी को हराने के बाद नारुतो के शरीर में तुरंत बदलाव आने लगा। घुटनों के बल गिरते हुए उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसकी खोपड़ी फट रही हो। उसका पूरा शरीर जल रहा था और चक्रा से फूट रहा था। देख रही पूरी भीड़ घबरा गई। साकुरा किनारे से कूदी और हिनाता भी। दोनों नारुतो की तरफ भागी। इसे क्या हो गया? हिनाता ने पूछा। साकुरा जांच कर रही थी। पता नहीं, शायद उसकी कॉपी करने की काबिलियत। कॉपी करने की काबिलियत? हिनाता ने पूछा। नारुतो के पास एक अजीब ताकत है, जिससे वह उन लोगों की तकनीकें और काबिलियतें कॉपी कर लेता है जिन्हें वह हराता है। हिनाता को समझ आने लगा। ये इसलिए क्योंकि उसने एक ह्यूगा की ताकतें ले ली हैं। उसे पता नहीं है इन्हें काबू में कैसे करना है। मुझे दिख नहीं रहा, नारुतो बुदबुदाया। ये अंधा हो गया है? साकुरा ने पूछा। नहीं, अगर उसने ब्याकुगन जगा लिया है तो उसे सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि बाइकुगन सब कुछ देख लेती है। उसका दिमाग इतना कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा। हम क्या करें? साकुरा ने पूछा। हिनाता ने अपने हाथों से सही तेनकेत्सु ढूंढे। फिर उसने जेंटल फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल करके नारुतो को बेहोश कर दिया। नारुतो बेहोश हो गया और उसकी चक्रा का उबाल रुक गया। साकुरा ने राहत की सांस ली। लगता है यह काम कर गया, लेकिन मुझे नहीं लगता यह आगे लड़ पाएगा, साकुरा ने कहा। अगर यह जाग गया तो क्या होगा? हिनाता ने सिर हिलाया। यह फिर से शुरू हो सकता है, मुझे यकीन नहीं। मैं पास ही रहूंगी ताकि इसे रोक सकूं अगर हो सके। मुझे इसे यह काबू करना सिखाना होगा। इसे ब्याकुगान और अपने खुले तेनकेत्सु पर नई काबू पाने की आदत डालने में वक्त लगेगा, उसने कहा। साकुरा ने सिर हिलाया। दोनों मिलकर नारुतो को पीछे ले गईं। हिनाता नारुतो के साथ रुकी। हालांकि जैसे ही सास्के की लड़ाई शुरू हुई, कोनोहा क्रश भी शुरू हो गया। हिनाता बेहोश नारुतो की रक्षा के लिए वहीं रुकी। इस बीच सासुके और साकुरा गारा के पीछे उसे हराने के लिए निकल पड़े, लेकिन ताकत के फर्क की भरपाई न कर पाने की वजह से साकुरा और सासुके दोनों मारे गए। होकागे भी मारे जाते हैं, और जब तक नारुतो जागता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। नारुतो की आंखें खुलती हैं। शुक्र है उसका शरीर अपने सारे तेनकेत्सु के इस्तेमाल के साथ ढल चुका लगता है, लेकिन बाएकुगन जगाने की वजह से वह अब भी साफ चक्कर महसूस कर रहा था। हिनाता ने नारुतो को सिखाया कि उन्हें कैसे बंद किया जाए ताकि वह समय के साथ इन्हें काबू करना सीख सके। लेकिन सकुरा और सासुके की मौत की दुखद खबर ने नारुतो को किसी ट्रक की तरह टक्कर मारी। उसे समझ नहीं आया वह खुद के साथ क्या करे। हिनाता ने अपनी शर्मीली फितरत के बावजूद इतनी हिम्मत जुटाई कि वह उसके लिए वहां रहे और उसे संभाले। नारुतो डिप्रेशन की हालत में चला गया। बड़े होते हुए उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसका कभी कोई परिवार भी नहीं रहा। उसे सच में यकीन हो गया था कि सासुके और साकुरा सिर्फ उसके सबसे अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि उसका भाई और बहन थे, और अब वे मर चुके थे। जिराया ने इस उलझन को देखा और उसे दिल की गहराई से पता था कि उसे कुछ करना होगा। तो जब त्सुनाडे को ढूंढने का मिशन आया, वह नारुतो को साथ ले गया। नारुतो ज्यादातर वक्त चुप रहा, लेकिन जिराया ने बात शुरू करने की कोशिश की। मुझे सच में अफसोस है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं बचा पाया, उसने कहा। कोई बात नहीं, यह आपकी गलती नहीं है, जिराया ने समझते हुए सिर हिलाया। तकनीकी तौर पर यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन इससे उसे नारुतो के लिए कम अफसोस नहीं हुआ। तुम जानते हो तुमने सब कुछ नहीं खोया है, उसने कहा। तुम्हारे पास अब भी काकाशी है, और मैं हूं, और वह छोटी ह्यूगा लड़की भी है, उसने कहा। और वह छोटी ह्यूगा लड़की शायद तुम्हारे सारे दोस्तों में सबसे अहम हो सकती है, क्योंकि मैं उसकी आंखों में देख सकता हूं। वह तुम्हें पसंद करती है। नारुतो ने जिराया को थोड़े झटके से देखा। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर आया पहला असली भाव। जिराया मुस्कुराया। मैंने इस धरती पर कई सालों तक चलकर देखा है नारुतो। मैं बाकी वयस्कों से थोड़ा बड़ा हूं, जानते हो। तो आप जैसे 28 के हैं। जिराया यह सुनकर हंस पड़ा। उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन बात यह है, मैंने कई तरह की आंखें देखी हैं। शेरिंगन, ब्याकुगन, यहां तक कि रिनिगन भी। लेकिन चाहे वे कितनी भी अलग हों, जब वे कुछ ऐसा देखती हैं जिसे वे गहराई से चाहती हैं, जिससे उन्हें प्यार है, तो सब में एक जैसी चमक आती है। और वह लड़की तुम्हें इतने गहरे प्यार से देखती है, मुझे हैरानी है कि तुम्हें अभी तक नोटिस नहीं हुआ। नारुतो ने नीचे देखा। हिनाता,
जिराया ने नारुतो को कंधे पर हल्की सी धक्का दी। तुम एक स्टड हो नारुतो, बिल्कुल अपने पिता जैसे। तुम भी। जिराया ने अपनी जेन अल्फा हैंडबुक निकाली। एक बैडी। जिराया ने ऊपर देखा। दिलचस्प शब्द है लगता है। नारुतो थोड़ा मुस्कुराया। पता है और कौन असली बैडी है? जिराया ने कहा। मुझे यकीन है अब तुम मुझसे मिलने के लिए उत्साहित हो। नारुतो थोड़ी बेवकूफी वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह हॉट है। जिराया ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत। तो चलो उसे लेने चलते हैं, नारुतो ने कहा और गांव की ओर दौड़ पड़ा। सुनाडे वैसी ही थी जैसा जिराया ने नारुतो को बताया था, और उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन उसे वापस साथ लाना थोड़ा मुश्किल काम था। सिर्फ इसके बाद कि जिराया ने ओरोचिमारू को भगाया और नारुतो ने काबूतो को हरा दिया, तब वह उसके सपनों से इतनी प्रेरित हुई कि उनके साथ कोनोहा वापस चली गई। कबूत को हराने में नारुतो ने काफी हद तक मेडिकल ट्रेनिंग की काबिलियतें और बुनियादी सहज ज्ञान हासिल किया, जिसे त्सुनादे ने कहा कि और अध्ययन से पक्का किया जा सकता है। लेकिन नारुतो अब जो करने वाला था वह था जिराया के साथ ट्रेनिंग पर निकलना। त्सुनाडे के आखिरकार 5वीं होकागे बन जाने के बाद जिराया और नारुतो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। मेरा इंतजार करो, एक आवाज चिल्लाई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हिनाटा उनकी तरफ दौड़ी आ रही थी। हिनाता, तुम यहां क्या कर रही हो? नारुतो ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए आ रही हूं। क्यों? नारुतो ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें ब्याकुगान और जेंटल फिस्ट तकनीकों का सही इस्तेमाल सिखाना चाहती हूँ, उसने कहा। तुम्हारे पिता इसकी इजाजत दे रहे हैं? जिराया ने पूछा, ये जानकारी किसी गैर युवा के साथ बांटने की। ओम्मो, मेरे पिता को पता नहीं है, उसने धीरे से कहा। जिराया ने आह भरी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जा सकती हूं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने, क्योंकि तुम एक बेहतरीन सोनिन हो। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहने को कहा। उन्होंने क्या कहा? जिराया ने पूछा। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची को मत छूना, वरना ऐसा दर्द दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिराया ने ऐसा आरोप लगाए जाने पर थोड़ा नाराज होकर एक उंगली उठाई, जैसे विरोध कर रहा हो कि वह उससे कभी छेड़छाड़ करेगा। लेकिन फिर उसने बात टाल दी। अगर आ रही हो तो पीछे मत रह जाना। और इस तरह वे सब ट्रेनिंग के लिए चल पड़े। चलते हुए हिनाता थोड़ी उछल कूद करने लगी, जैसे वह खुश हो, जैसे उसने किसी बड़े डर पर जीत हासिल कर ली हो। और शायद उसने कर ली थी, क्योंकि जैसे ही वे गांव से निकले उसका हाथ नारुतो के हाथ में फिसल गया। नारुतो थोड़ा शर्माया, वैसे ही जैसे वह भी शर्माई। इस सफर में तुम्हारे साथ होने की खुशी है। जिराया के साथ ट्रेनिंग करना नारुतो की जिंदगी के सबसे बेहतरीन समय में से एक था। 3 साल, 3 खूबसूरत बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी, जहां उसे यह अनुभव करने को मिला कि एक फैमिली होना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना कैसा होता है जो उससे प्यार करता था। नहीं, दो ऐसे लोगों के साथ रहना जो उससे प्यार करते थे। सिर्फ जिराया नहीं थे। जिराया वह इंसान थे जैसा नारुतो खुद को बनाना चाहता था, चाहे भले के लिए या बुरे के लिए। और हिनाता, खैर, यह शब्दों में बयां करना मुश्किल था कि वह नारुतो के लिए क्या थी या फैमिली डायनामिक में कहां फिट बैठती थी। लेकिन इसके बावजूद इससे उसका महत्व कम नहीं हुआ। दोनों ने ट्रेनिंग की। नारुतो नाइन टेल्स की पावर का उपयोग करने की एबिलिटी हासिल करने की कोशिश करता रहा, और इस बीच जब नारुतो उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता था तो वह हिनाटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता था। चुनन एग्जाम्स में नेजी को हराने के बाद से उसने नेजी की सभी एबिलिटीज हासिल कर ली थीं, जिसमें बायकुगन और सिर्फ अपने हाथों और पैरों के बजाय हर टेनकेत्सु से निकलने वाले चक्रा को कंट्रोल करने की एबिलिटी शामिल थी। उसकी ट्रेनिंग में सबसे कठिन काम बायकुगन का आदी होना था। इसे एक्टिवेट करने के पहले कुछ दिनों में वह ट्रेनिंग नहीं कर सका। भयंकर वर्टिगो, चक्कर आने के कारण उसने 3 बार उल्टी की। लेकिन धीरे धीरे वह ढलने लगा। वह अपने अंदर बायकुगन की पावर्स को समझने और स्वीकार करने लगा था। इसने उसे पावर का एक ऐसा नया लेवल दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह सब कुछ देख सकता था। सब कुछ देखना अजीब था, और उसके लिए नया होने के कारण उसे सिर में गंभीर दर्द होता था जो दिन के अंत में सोने से ठीक पहले शुरू होता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे हिनाता ने समझाया कि यह आई स्ट्रेन, आंखों के तनाव जैसा हो सकता है। उसने कहा कि जितना अधिक वह उनका उपयोग करेगा उतना ही कम दर्द होगा। उस मकसद के लिए उसने ह्यूगा तरीके से काम करने और ब्याकुगन को 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन एक्टिव रखने की सलाह दी। यह निश्चित रूप से एक कठिन हफ्ता था, लेकिन आखिरकार वह ढल गया। उस समय के दौरान उसने नाइन टेल्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ली। वर्जन 1 क्लॉक मास्टर करने के लिए एक आसान चीज थी, लेकिन वर्जन 2 क्लॉक उसकी पहुंच से बाहर था, क्योंकि नाइन टेल्स कितना विनाशकारी और नफरत से भरा था। पर्याप्त विश्वास के बिना वर्जन 2 क्लोक नारुतो को भारी नुकसान पहुंचाएगा, और इससे भी बदतर उसके आपा खोने और सामने आने वाले सभी लोगों को मारने का कारण बनेगा, जैसा कि कुछ बार हुआ जब उसने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से हिनाटा वहां थी, और अपने जेंटल फिस्ट के साथ उसने जिराया को बिना किसी अन्य को नुकसान पहुंचाए नारुतो को काबू करने में मदद की। इन धमाकों से घायल होने वाला अकेला नारुतो ही था, जो बुरी तरह से जली हुई हालत में रह गया था, जिसके कारण उसे एक से अधिक बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हिनाता पूरे समय उसके साथ रही, उसके लिए प्रार्थना करती रही। नारुतो अपनी ट्रेनिंग में जल्दी ही उस बाधा से टकरा गया, और इसलिए जिराया ने उसे अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने दिया जो उसे मजबूत बना सकती थीं। हिनाता के साथ जेंटल फिस्ट की ट्रेनिंग में काफी समय बीता, सुबह से शाम तक, और कभी कभी उसके बाद भी जिराया ने ऐसा होने दिया। सच कहूं तो जिराया जानते थे कि नारुतो को पावर और निंजुत्सु के अलावा अपनी जिंदगी में कुछ चीजों की जरूरत थी, और हिनाता उनमें से एक थी। नारुतो किस्मत वाला था कि उसे कम उम्र में ही प्यार करने वाला कोई मिल गया।
जिराया को भी लगा था कि उन्हें में अपनी जवानी के दौरान प्यार करने वाला कोई मिल गया है, लेकिन उसने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया और इसीलिए वह उसकी खातिर अकेले ही रहे। लेकिन नारुतो किस्मत वाला था। जब वे ट्रेनिंग करते थे, तो वे दोनों की आंखों में देख सकते थे और रात के दौरान नारुतो रात के खाने के बाद पोर्च पर बैठा रहता था, आसमान में देखते हुए। हिनाता उसके बगल में वही कर रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आई, उसने नारुतो से कहा। यह बहुत मजेदार रहा है। मुझे डर था कि मुझे अपने पिता मेरी टीम की याद आएगी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि मुझे उनकी याद आने का समय ही नहीं मिलता। मुझे लगा था कि मैं डर से जकड़ जाऊंगी, लेकिन जब भी आप मेरे आसपास होते हैं, मुझे सुरक्षित महसूस होता है, उसने शर्माते हुए कहा। सच कहूं तो हिनाता, मैं एक ब्लॉकहेड, मूर्ख हंसनी हूं। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो। तब तक नहीं जब तक जिराया ने मुझे उस समय नहीं बताया जब हम सुनादे को ढूंढने निकले थे। मुझे लगा कि दुनिया में हर कोई मुझसे नफरत करता है। मैंने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि कोई मुझे इतना पसंद कर सकता है। तुम्हें मेरी ओर किस चीज ने खींचा? क्या मैं एक बुरा लड़का था? क्या तुम अपने पिता को नीचा दिखाना चाहती थी? उसने मुस्कान के साथ चिढ़ाया। हिनाता थोड़ा मुस्कुराई। नहीं, मैं आपसे प्यार करती थी क्योंकि सब कुछ कहने के बावजूद जब मुझे मदद की जरूरत थी, तो आप मेरे प्रति दयालु थे। हर कोई आपसे डरता था और मुझे लगता था कि यह बेवकूफ़ी है। इतना दयालु इंसान बुरा कैसे हो सकता है? मुझे पता था कि वे गलत थे। मेरा एकमात्र अफ़सोस ये है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया कि जब मुझे खड़ा होना चाहिए था, तब मैं आपके लिए खड़ी नहीं हुई। नारुतो ने उसकी बात सुनते हुए कहा, अब इनमें से किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अब मेरे साथ यहाँ हो और मुझे ठीक लग रहा है। हिनाता का हाथ नारुतो के हाथ पर फिसल गया। नारुतो, मुझे नहीं पता कि आगे क्या कहूँ। मैं आपके सिवा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे पता है कि मैं शायद अजीब लग रही हूँ, शायद एक स्टॉकर की तरह। मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो मुझे माफ़ करना, उसने कहा। जिराया ने दरवाजे से यह सब देखा और अपना सिर हिलाया। लेकिन आप जानते हैं क्या? वह ठीक था। ये बस वही रास्ता था जिस पर हर इंसान को खुद को समझने के लिए चलना पड़ता था और नारुतो और हिनाता साथ मिलकर उस पर चले। प्यार अजीब था, कभी-कभी घिनौना और कभी-कभी यह आपको असहज महसूस कराता था। लेकिन दूसरी बार इसने आपके दिल में एक गर्म एहसास भर दिया और इस पल में भले ही जिराया नारुतो और हिनाता की बातें सुनकर असहज महसूस कर रहे थे, उन्हें अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। ये एसिड, रिफ्लक्स या सीने में जलन जैसी कोई चीज हो सकती थी, लेकिन शायद यह प्यार भरा एहसास था। बहरहाल, उन्होंने उन्हें सोने के लिए अंदर बुलाया। सोने का समय हो गया था और उन दोनों को घर के पार अलग-अलग कमरों में भेज दिया गया, क्योंकि जिराया दो 15 साल के बच्चों के बीच शुरुआती प्यार को लेकर बेवकूफ नहीं थे। यह जितना प्यारा था, हियाशी की खातिर किसी न किसी को जिम्मेदार एडल्ट बनना ही था। जैसे-जैसे दिन बीते गए, जिराया को लगा जैसे उन्होंने नारुतो को सब कुछ सिखा दिया है। जरूरी नहीं कि वह सब कुछ जो जिराया जानते थे, बल्कि वे चीजें जो उन्हें विश्वास था कि वे उसे यहां सिखा सकते हैं। माउंट मायोबोकू अभी बहुत दूर था और उन्होंने इसे बाद के लिए बचाकर रखने का प्लान बनाया। आखिरकार, अगर नारुतो मिनाटो जैसा कुछ भी होता, तो सेज मोड वैसे भी उसकी चीज नहीं होती। सच कहूं तो नारुतो आसानी से जोनिन लेवल का था, जिसे केवल बचपने और इस तथ्य के कारण रैंक में पीछे रखा गया था कि वह 3 वॉट के बल्ब जितना ही समझदार था। लेकिन नारुतो मजबूत था और उसके पास दिल भी था। वे यह मानने लगे कि नारुतो वही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी हो सकता है जिसके बारे में बूढ़े टोड सेज ने इतने सालों पहले बात की थी। उन्हें वापस गांव ले जाते हुए जिराइया अपने रास्ते चले गए। दोनों युवा शिनोबी हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। नारुतो हिनाता को ह्यूगा क्लैन कंपाउंड में उसके घर वापस ला रहा था। प्रवेश करते ही अन्य सभी ने उन्हें चलते हुए देखा। नारुतो और हिनाता जानते थे कि उन्हें देखा जा रहा था। देखने दो, वे इसे छिपा नहीं रहे थे। हियाशी ने उन्हें आते देखा और मुस्कुराया। अपनी छोटी बच्ची को घर आते देखकर खुश हुआ। वह एक सेकंड के लिए रुकी और मुड़ी। आगे बढ़कर अपने पिता से मिलने से पहले नारुतो को एक किस किया, जिनकी मुस्कान मुश्किल से दबाए गए गुस्से में बदल गई थी। नारुतो ने हाथ हिलाया और चला गया। हियाशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हिनाता को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये सब क्या था? उसने पूछा। नारुतो वापस लौट आया और काकाशी को रिपोर्ट किया। काकाशी वहां खड़े थे। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, काकाशी सेंसेई, उसने कहा। काकाशी ने उसकी ओर देखा। वाह नारुतो, तुम बड़े हो गए हो। नारुतो ने सिर हिलाया और एक पल के लिए उनके बीच एक लंबा अजीब सन्नाटा छा गया। तब तक जब तक कि नारुतो लगभग रोते हुए अपने सेंसेई से गले नहीं मिल गया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं छोड़कर चला गया काकाशी सेंसेई। सासुके और साकुरा की मौत के बाद मुझे रुकना चाहिए था। मैं आपको इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता था? यह ठीक है नारुतो, तुम भी सदमे में थे। मैं भी कभी उस स्थिति में था जहां तुम थे। मैं एक बार बच गया था और फिर से बच जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मजबूत होने की जरूरत थी। तुम्हें सामना करने और समझने के लिए समय की जरूरत थी। यह दुनिया रहने के लिए आसान जगह नहीं है। नारुतो ने सिर हिलाया। खैर, मैं अब वापस आ गया हूं और मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, उसने कहा। ठीक हो जाना एक बड़ा शब्द था। पहली ही मिशन जो उसे दी जाएगी, वह पुराने जख्मों को हरा कर देगी। सुनागाकुरे की एक मिशन, काजेगे को रेस्क्यू करना, और वह काजेगे गा रहा था। यह ये एक मजाक है। ये सबसे घटिया मजाक है जो मुझे आज तक सुनाया गया है। लेडी सुना दे। अभी बोलिए कि आप मजाक कर रही हैं, उसने कहा।
सुनादे ने अपनी डेस्क के ऊपर से उसे घूरा। मैं माफी मांगती हूँ नारुतो, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। उस हरामजादे ने मेरे भाई और बहन को मार डाला और आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं जाकर उसे बचाऊं। मैं चाहूंगा कि जिसने भी उसे पकड़ा है उसके हाथों उसकी दर्दनाक मौत हो जाए, बजाय इसके कि मैं उस कमबख्त रेत में कदम रखूं, नारुतो ने कहा। उसकी आंखें उस पल महसूस होने वाली हर चीज को दिखा रही थीं। सुनादे ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, मैं तुमसे उसे अपनी खातिर बचाने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं तुम्हें उसे रेस्क्यू करने के लिए कह रही हूं, क्योंकि गांव को सहयोगियों की जरूरत है। आप उस पागल जैसे सन की इंसान से सहयोगी बनाना चाहती हैं? इससे बेहतर तो यह होगा कि आप अगले काज़ेकेज का समर्थन करें। यह सूना के लिए एक शांति का प्रस्ताव है। कुछ ऐसा जो दिखाता है कि हम अभी भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे हम इसके बारे में कैसा भी महसूस करें। नारुतो ने अपने दांत भींचे और अपने हाथ भींचे। मैं न भेजे जाने का अनुरोध करता हूं। इस मामले पर मेरी भावनाएं विरोधी हैं। अनुरोध खारिज किया जाता है, सुनादे ने कहा। देखो नारुतो, मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करते हो, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है जैसी 3 साल पहले थी जब तुम गए थे। चीजें अधिक जटिल हो गई हैं। कुछ भगोड़ा मर्सिनरी ग्रुप सामने आया है और वे फिलहाल विभिन्न टेल्ड बीस्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे अच्छी तरह से फंडेड हैं और अफवाहें कहती हैं कि उनके लीडर को सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का टाइटल विरासत में मिला है। कोनोहा इस समय बहुत दबाव में है। जिराया सब कुछ जानते हैं। वे पहले ही उन्हें ढूंढने चले गए हैं। मुझे तुमसे यह कराने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल यह करने के लिए कोई और उपलब्ध नहीं है। जब तुम शिनोबी बने थे तो तुमने कोनोहा की सेवा और रक्षा करने की कसम खाई थी, और अब वह तुमसे उस कसम को पूरा करने का आह्वान कर रहा है। मुझे पता है कि यह बेकार है, लेकिन इसे बर्दाश्त करो। बस एक पल के लिए खुद को अलग रखो और इसे करो। फिर तुम वापस आ सकते हो और जितना चाहो गुस्सा हो सकते हो, लेकिन मुझे तुमसे यह काम पूरा करवाना है। ये एक ऑर्डर है। नारुतो ने एक गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे वह सुनाट पर इतनी भीषण आग उगलने वाला है कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। जब उसका मुंह खुला तो वह बोला, यस मैम। नारुतो और हिनाता गारा को रेस्क्यू करने के प्रयास में ककाशी के साथ सूना गए। नारुतो गुस्से से उबल रहा था और हिनाता चलते हुए बस रेत को घूर रही थी। नारुतो पूरे रास्ते गुस्सा निकाल रहा था और ककाशी का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। नारुतो का परेशान होना जायज था। वापस आने पर यह कोई आदर्श पहला मिशन नहीं था, लेकिन जैसे ही नारुतो ने इस बारे में शिकायत की कि यह कितना अन्यायपूर्ण था, उसने हिनाता की राय पूछते हुए एक सवाल दागा। हम्म, ओह, यकीन रूप से यह बुरा है, उसने दबी हुई आवाज में कहा। नारुतो ने इसे पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ हुआ था? उसने पूछा। हिनाता चुप रही। नारुतो ने फिर कहा, अगर तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो तो जहमत मत उठाओ। इसे गुप्त रखने से मुझे सिर्फ तनाव होगा। तुम ये जानती हो? अब मुझे बताओ कि क्या बात है। हिनाता ने एक पल के लिए नारुतो के पैरों की ओर देखा और फिर बोली, मेरे मेरे पिता हमारे रिश्ते से सहमत नहीं है। नारुतो एक पल के लिए वहां चुप बैठा रहा। खैर, वह चल रहा था, लेकिन फिर भी वह चुप था। क्या? हिनाता ने फिर और स्पष्टीकरण दिया। वह कहते हैं कि वह मेरे नाइन टेल्स जिनचुरिकी को डेट करने को मंजूरी नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि तुम हमेशा से बुरी खबर रहे हो और हमेशा रहोगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ शामिल हुई तो मैं खुद को मरवा बैठूंगी। नारुतो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस समय तक नारुतो को लगा जैसे वह अपने सब्र की सीमा तक पहुंच रहा है। उसे काम पर वापस आए केवल कुछ ही दिन हुए थे और पहले से ही सारी बकवास उस पर जमा हो रही थी, मानो कोनोहा जानता हो कि वह छुट्टी पर था और उसे सब कुछ कवर करने के लिए मजबूर कर रहा था। तुम क्या करने जा रही हो? उसने पूछा। वह मेरे पिता हैं, लेकिन वे यह तय नहीं कर सकते कि मुझे किससे प्यार करना है। वे तुमसे ह्यूगा की उत्तराधिकारी का पद छीन लेंगे, नारुतो ने चेतावनी दी। हिनाता ने सिर हिलाया। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कभी उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहती थी। उन्हें मुझे बेदखल करने दो। उन्हें मुझ पर कर्स मार्क लगाने दो, जो भी हो, लेकिन वे तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकते। जैसे ही वह थोड़ा रोने लगी, नारुतो ने उसका हाथ थाम लिया। काकाशी ने वापस उनकी ओर देखा। मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आप दोनों को खुद को संभालने की जरूरत है। हम जहां जा रहे थे वहां पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। सुनागाकुरे पहुंचकर नारुतो को काकुरो के पास ले जाया गया, जिसे घातक झड़ दिया गया था। नारुतो ने कनकुरो की ओर देखा, जो उन लोगों में से एक था जो साकुरा और सास्के के रास्ते में खड़े थे, जिससे सीधे तौर पर उनकी मौत हुई थी। और अपने गुस्से और रोष के बावजूद उसके अंदर कुछ ऐसा था जो करुणा से भर गया। और इस तथ्य के बावजूद कि उसका एक हिस्सा चाहता था कि कनकुरो मर जाए, उसके दूसरे हिस्से ने उसे उसे बचाने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए सालों पहले कबूटो से सीखी गई सभी मेडिकल निंजुत्सु का उपयोग करते हुए, उन सभी चीजों के साथ जो उसने तब से स्टडी की थी, वह कनकुरो को स्थिर करने में कामयाब रहा, जिसने बदले में उन्हें बताया कि गारा और अकात्सुकी कहाँ मिलेंगे। और इसीलिए तीनों वहां जाने लगे। उन्हें उस दिशा में एक गुफा मिली जहां काकुरो ने इशारा किया था, और अंदर सासोरी और डेडारा थे, जिनमें से बाद वाला गारा की लाश पर बैठा था। नारुतो आंसू बहाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, लेकिन उसके आदेशों का इशारा था कि उसने उन दोनों को उनके किए की सजा देने के लिए मारना था। लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, देइदारा गारा के शरीर के साथ भागने लगा। काकाशी सबसे पहले उसके पीछे गए। नारुतो और हिनाता को अकेले सासोरी का सामना करने के लिए छोड़ दिया। वे एक दूसरे को पार कर गए और विपरीत दिशा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सासोरी के ध्यान को दो भागों में विभाजित करने के लिए दूरी बनाए रखने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि यह उसे लापरवाह बना देगा। जैसे ही वे धातु के तार बाहर निकले और झूलने लगे,
जिनमें से प्रत्येक जहर से सना हुआ था। नारुतो और हिनाता दोनों शालीनता से बच निकले। ऐसा लगा जैसे वे इसी के लिए बने थे और अपने बाइकुगन के साथ शायद वे थे। इस तरह के बॉस को बिना किसी हिट के हराने के लिए आवश्यक सटीकता अविश्वसनीय थी, लेकिन बाइकुगन की अपेक्षित सीमा के भीतर थी। मुद्दा यह था कि वे इस व्यक्ति से कोई टेनकेत्सु डिटेक्ट नहीं कर सके, जो अजीब था। चक्रा उसे घेरे हुए था, लेकिन यह कहां से आ रहा था यह अज्ञात था। ऐसे व्यक्ति पर जेंटल फिस्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए नारुतो ने अपने वर्जन 1 क्लोक को एक्टिवेट किया इस उम्मीद में कि यह उसके लिए सासोरी को शुद्ध पावर से कुचलने के लिए पर्याप्त होगा। नारुतो हर तार के चारों ओर नाचा, क्योंकि वह जितना करीब था पपेट मास्टर का उतना ही अधिक कंट्रोल था। वह ससोरी के शरीर को चकमा देने और कुचलने में कामयाब रहा, या ऐसा उसने सोचा, जो केवल एक कठपुतली साबित हुई जिसके अंदर असली सासोरी छिपा हुआ था। नारुतो और हिनाता यह पहचानने की कोशिश करने के लिए पीछे हटे कि वह आगे क्या कर सकता है। सासोरी के पास 100 कठपुतलियां थीं, और उन सभी के पीछे ससोरी खुद था। मुझे अभी भी कोई टेनकेत्सु नहीं दिख रहा है, नारुतो ने कहा। हिनाता ने सिर हिलाया। मुझे उसकी पोशाक के नीचे कुछ दिख रहा है, एक शक्तिशाली चक्रा केंद्र जहां उसका दिल होना चाहिए। क्या तुम इसे तोड़ सकती हो? नारुतो ने पूछा। हिनाता ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे करीब जाना होगा। नारुतो ने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम्हें कवर दूंगा, उसने कहा। वह आगे भागा। हिनाता ठीक उसके पीछे थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपने हाथों को चाकरा में लेप दिया और कठपुतलियों के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। जैसे ही हर कठपुतली उसकी पकड़ में बिखर गई, उसने हमला जारी रखा। वे बस उसे सरप्राइज नहीं कर सकते थे, और नारुतो ने ध्यान रखा था कि उसके ब्लाइंड स्पॉट को अनदेखा न किया जाए। लड़ते हुए उसने उस पर नजर रखी। इससे हिनाटा को निकलने का मौका मिल गया। सुई पिरोने के लिए खुद कुछ कठपुतलियों को बाहर निकालते हुए वह ससोरी की सीमा में घुस गई, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने वार कर दिया। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब कुछ नहीं हुआ। सासोरी मुस्कुराया और उसे पीछे धकेल दिया। हिनाता! नारुतो चिल्लाया। उसने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हिनाता यह सवाल करने लगी कि क्या हुआ। उसे लगा जैसे उसने लकड़ी पर वार किया हो। अब हालांकि जैसे ही उसने सासोरी को देखा, यह स्पष्ट हो गया। जब उसे इसका एहसास हुआ तो वह भयभीत हो गई। सासोरी का पूरा शरीर एक कठपुतली था। इसका मतलब था कि चक्र देने वाली चीज उसके शरीर का एकमात्र ऑर्गेनिक हिस्सा थी। चेहरे से पीली पड़ी। वह ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी करना चाहती हो। फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, क्योंकि वह अधिक कठपुतलियों से घिरी हुई थी। उसने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी अपनी 8 ट्राइग्राम्स तकनीक ने उसे खुद का बचाव करने की अनुमति दी। जब उसने कठपुतलियों को दूर धकेला, तो उसने जिराया से सीखी गई तकनीकों में से एक, रासेगन का प्रदर्शन किया। अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए उसने रासेगन को सीधे सासोरी की छाती में दे मारा। अंदर का ऑर्गेनिक दिल आर्मर द्वारा सुरक्षित नहीं था। जैसे ही रासेगन का चक्र गुजरा और वह गुब्बारे की तरह फट गया, सासोरी दीवार के खिलाफ जमीन पर गिरने से पहले कुछ कदम पीछे हट गया। वह सदमे में था। वह एक पल के लिए तड़पा, जब उसने अपना लकड़ी का हाथ अपनी छाती के उस स्थान पर उठाया जहां उसके दिल का बचा हुआ हिस्सा, एकमात्र चीज जिसे वह सचमुच अपना शरीर कह सकता था, टिका हुआ था। हिनाता दूसरी तरफ देखना चाहती थी। इस तरह का दर्द उसे हमेशा परेशान करता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने चेहरे पर हमदर्दी भरे भाव के साथ देखती रही। सासोरी कम से कम बुनियादी शिष्टाचार का हकदार था। उसने कहा, सासोरी, तुम अकेले नहीं हो। हम दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहां तब तक रहने वाली हूं जब तक। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर सकी। वह अब मर चुका था। नारुतो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। हिनाता ऐसी लग रही थी जैसे वह रोना चाहती हो। वह मेरा दुश्मन था, और मुझे पता था कि हमें यह करना है, लेकिन फिर भी मुझे इससे नफरत है। मुझे मारने से नफरत है। उन्हें डर में तड़पते हुए देखना, अपनी आंखों के सामने आघात को उजागर होते देखना, यह जानते हुए कि मैंने इसे अंजाम दिया। यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन यह इसके बारे में सबसे बुरा हिस्सा है। मुझे और सटीक होने की जरूरत है। मैं उन्हें धीरे धीरे मरने नहीं दे सकती। यह त्वरित, दर्द रहित, बिना किसी डर और पीड़ा के होना चाहिए। नारुतो ने उसके कंधे को थपथपाया। उन्होंने गाहारा का शव सुना वापस पहुंचा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने गाहारा के मृत शरीर को देखा। वह उस दर्द को याद करता रहा जो इस इंसान ने उसे पहुंचाया था, लेकिन ऊपर देखने और कनकुरो और तिमारी की आंखों को देखने पर उसका दिल बदल गया। मुझे अफसोस है कि हम उसे नहीं बचा सके। काश उसे वापस लाने के लिए मैं कुछ और कर पाता। नारुतो मुड़ा और जाने लगा। गाहारा के साथ पूरी चीज पर उसका नजरिया बदल रहा था। यह जानकर बहुत दर्द हुआ कि उसने साकुरा और सासुके के साथ क्या किया, लेकिन वह अब और परेशान नहीं हो सका। गांव लौटने पर उसने आराम किया। हिनाता को भी छुट्टी दे दी गई, क्योंकि टीम 10 और अनबू के एक कुशल समूह ने काकुजू और हिदान का शिकार किया और उन्हें नष्ट करने में कामयाब रहे। हालांकि असूमा के नुकसान के नारुतो कभी कभी हिनाता को देखने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हियाशी को देखने के लिए ह्यूगा कंपाउंड में जाता था। उसने उस आदमी पर अच्छा प्रभाव डालने की पूरी कोशिश की, और शायद किसी तरह उसने ऐसा किया भी, क्योंकि हियाशी उसकी उपस्थिति के प्रति शांत होने लगा था। हालांकि वह आदमी एक रहस्य बना रहा, और उनके रिश्ते पर उसके विचार बदल रहे थे या नहीं, ये एक रहस्य बना रहा। हालांकि एक बात तय थी, हियाशी ने हिनाता को नारुतो के साथ समय बिताने से नहीं रोका, तो यह इस बात का संकेत हो सकता था कि चीजें बेहतर के लिए बदल रही थीं। हिनाता ने जेंटल फिस्ट के साथ अपनी ट्रेनिंग को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था।
ससोरी को मारने का उस पर गहरा असर पड़ा और उसके अंदर अपनी कला को इतना परफेक्ट करने की गहरी चाहत पैदा हुई कि दुश्मनों को तुरंत मौत दी जा सके, जो उनके लिए एक तरह की दया हो। उसकी लगन ने नारुतो को उस पर और भी ज्यादा फिदा कर दिया। नारुतो छोटा था और हिनाता भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे भविष्य के लिए योजना नहीं बना रहे थे। नारुतो ने कुछ सैलरी बचाकर आखिरकार एक अंगूठी खरीदी। वह इसे उसे देने का प्लान बना रहा था। बेशक उनके शादी करने से पहले कई साल बीत जाएंगे और उसे अभी भी हियाशी की मंजूरी लेने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने अंगूठी चुन ली थी। उसने बॉक्स को अपनी सबसे सुरक्षित जेब में रख लिया। उसने हिनाता को गांव में बाहर बुलाया, जहां वे एक साथ समय बिताने वाले थे, और वह आखिरकार उसे वह अंगूठी देने वाला था। लेकिन जैसे जैसे वे चल रहे थे, उसका दिल दहल गया और उसका मुंह खुल गया। इससे पहले कि इसके बारे में एक शब्द भी बोला जाता, उनकी दुनिया एक धमाके से हिल गई। इतनी तेज हवा चली कि इमारतें नीचे आ रही थीं। नरूटो ने सहज रूप से हिनाता को ढकने के लिए खुद को उसके ऊपर फेंक दिया। मलबा, हवा, यहां तक कि धूल भी उन्हें ढकने लगी। वे काफी देर तक इतनी गाढ़ी धूल के नीचे फंसे रहे जब तक कि नारुतो को होश नहीं आया और उसने पाया कि वे दोनों सफोकेट हो रहे थे। अर्थ रिलीज अंडरग्राउंड प्रोजेक्शन फिश टेक्निक का उपयोग करते हुए नारुतो दोनों को जमीन से ऊपर लाने में कामयाब रहा। हिनाता खांसने और हाँफने लगी, अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश करने लगी। क्या तुम ठीक हो? नारुतो ने पूछा। हिनाता ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं, उसने कहा। उसने उसे खड़े होने में मदद की। एक साथ वे धमाके के केंद्र की ओर दौड़े। वहीं उन्हें 6 अलग अलग लोग मिले। उनमें से प्रत्येक वही पोशाक पहने हुए था जो सासोरी और डेडारा पहने हुए थे। वे जानते थे कि वे अकत्सुकी ही होंगे। बिना किसी चेतावनी के हिनाटा और नारुतो ने एक दूसरे की ओर देखा, सिर हिलाया और उनके खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने काम को काफी समान रूप से बांट लिया। अपनी कंबाइंड टेक्निक और सालों की ट्रेनिंग के साथ उनका ताइजुत्सु कौशल किसी से कम नहीं था। और उस सभी निंजुत्सु के साथ जो नारुतो ने इस दुनिया के शिनोबी के खिलाफ लड़ते हुए सीखा था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह पेन के इन पाथ्स को तबाह कर सकता था। हालांकि डेवा पाथ एक बिल्कुल अलग ही प्राणी था, और क्योंकि यह अंतिम बचा हुआ था, नगाटो का सारा ध्यान जो अन्य पाथ्स के बीच भटा हुआ था पूरी तरह से डेवा पाथ पर केंद्रित था, जिसने इसे काफी घातक बना दिया। एक साथ नारुतो और हिनाता लड़े, लेकिन साथ में भी ऐसा लग रहा था कि यह उन्हें घातक दक्षता के साथ रोक रहा था। जैसे ही नारुतो रासेंगन के साथ आया, हिनाता ने भी एक की कोशिश की। देवापात ने 3 छलांगें पीछे की ओर लीं और अपने चारों ओर चाक्रा रॉड्स को समन किया, जिन्हें उसने उन दोनों पर एक साथ फेंक दिया। नारुतो और हिनाता ने अपने रासेंगन को नष्ट होते देखा। नारुतो फिर हिनाता के सामने कूद गया, क्योंकि रॉड्स की एक बौछार उसकी ओर आ रही थी, और यह सुनिश्चित करने के लिए यिन रिलीज हीलिंग वुंड डिस्ट्रक्शन टेक्निक तैयार की कि वह जीवित रहे। लेकिन उसे जो नुकसान हुआ, उसके कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह वहां लेटा था, डेवापाथ ने उसे जगह पर पिन करने के लिए और रॉड्स का इस्तेमाल किया। नारुतो दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि वह फंस चुका था। हिनाता नारुतो का बचाव करने के लिए डेवापाथ की ओर दौड़ी। जैसे ही वह उसके खिलाफ लड़ी, वह बोला, मैं जिस दुनिया की तलाश कर रहा हूं, उसके लिए बलिदान की आवश्यकता है। इसके लिए दूसरों पर लाए गए सभी दर्द को उन लोगों के गले में वापस डालने की आवश्यकता है जो इसे तब तक देते हैं जब तक कि वे अब इसे सहन न कर सकें। मैं युद्ध को किसी ऐसी चीज में बदलना चाहता हूं जो दूसरों से आघात की प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम नफरत के इस चक्र को समाप्त कर सकते हैं। हमें इंसान को खुद नफरत से डराना होगा। जैसे ही नारुतो वहां लेटा था, वह बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने नफरत का चक्र नहीं देखा है? तुम्हें लगता है कि मैंने कष्ट नहीं सहा है? चाहे कोई कितना भी कष्ट सहे, वे फिर भी बदला लेने की कोशिश करेंगे। चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम लोगों को कितना भी दर्द पहुंचाओ, ये उन्हें लड़ने से नहीं रोकेगा। पेन ने गुस्से से घूरा जैसे ही नारुतो ने यह कहा। वह फिर बोला, तो फिर शायद तुमने समझने के लिए पर्याप्त दर्द महसूस नहीं किया है। जैसे ही उसने हिनाता को जमीन पर धकेला, उसने अपने हाथ में एक और चाकरा रॉड बनाया। नारुतो चिल्लाया, हिनाटा रुको! हिनाता ने डर से नारुतो की ओर देखा। मैं दुनिया का दर्द सिखाऊंगा और मैं तुमसे शुरुआत करूंगा, उसने कहा। तुरंत वह रॉड उसकी पीठ में घोंप दिया गया, पसलियों को तोड़ता हुआ अंदरूनी अंगों को चीरता चला गया। हिनाता चीख उठी, क्योंकि उसने खून की उल्टी की और सांस के लिए हाँफने लगी। नारुतो, अब! वह अपनी सांसों के जरिए चिल्लाई, इससे पहले कि उसकी आंखें ऊपर घूम गईं और उसने हिलना बंद कर दिया। पेन खड़ा हो गया और नारुतो की प्रतिक्रिया को देखने के लिए उसे देखा। नारुतो वहां बैठा रहा और उसकी आधी बंद आंखों में देखता रहा। जो साल उसने उसके साथ बिताए थे, जो पल उन्होंने साझा किए थे, जो प्यार उन्होंने बहाया था, सब बर्बाद, छीन लिया गया। उसकी जेब में अभी भी अंगूठी थी और वह लावे के पत्थर की तरह जल रही थी। उसने पेन की ओर देखा। दर्द के माध्यम से दुनिया शांति को जानेगी। जब तुमने इतना सब कुछ खो दिया है, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम उस सब पर हार मान लोगे जिसे तुम जीतना चाहते हो और एक अधिक उत्पादक तरीके से नए सिरे से निर्माण करने की कोशिश करोगे, पेन ने कहा। लेकिन पेन को नहीं पता था कि उसने अभी अभी क्या किया है। उसकी योजना की मूर्खता यह सोचना था कि जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसे इस बात की कोई हिचकिचाहट होगी कि वह आगे क्या करेगा। नफरत के श्राप को इस ढोंगी के बजाय उचिहा द्वारा बेहतर समझा गया था, और नारुतो उसे यह सिखाने वाला था। नारुतो अपने दिल की धड़कन सुन सकता था, वह खून की महक महसूस कर सकता था, और जैसे ही उसने इंतजार किया, उसकी दृष्टि लाल रंग से भरने लगी। उसे आग की गंध आई। पेन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने नारुतो को देखा।
नारुतो को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसका शरीर पहले ही आग पकड़ चुका है। नाइनटेल्स की पावर हर छिद्र से बाहर निकल रही थी। रॉड्स इतनी ताकत से बाहर निकले कि उन्होंने वायुमंडल को पूरी तरह से छोड़ने की धमकी दी। घाव तुरंत ठीक हो गए। नारुतो गुस्से में चिल्लाते हुए, रोते हुए, दहाड़ते हुए बैठ गया। जो उसने महसूस किया उसे समझाने के लिए अस्तित्व में कोई शब्द नहीं था। उसकी भावनाएं इस समय एक पूरी तरह से अलग आयाम में थीं और नारुतो अपनी आने वाली हरकतों के लिए खुद को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता था। वह दुनिया को अपने दर्द से डराने वाला था। तुम दर्द जानना चाहते हो? दर्द इस दुनिया के साथ क्या करता है? नारुतो ने गुस्से भरी फुफकार के सिवा किसी चीज के जरिए नहीं कहा। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि दुनिया कैसे खत्म होती है। तुमने मेरे दिल को जलाकर राख कर दिया है और अब वे लपटें उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा देंगी। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम, मैं और बाकी सभी मर नहीं जाते। वह चिल्लाया। खड़े होकर उसके कदमों ने उसके नीचे की जमीन को कुचलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नारुतो खुद नाइनटेल्स में बदलने लगा। पेन पीछे की ओर कूदने लगा क्योंकि नारुतो चिल्लाया, पूरी तरह से नाइनटेल्स के हवाले हो गया। उसकी हंसी गांव में नाइनटेल्स की आवाज के जरिए गूंज उठी। पेन बोला, तुम अपना दिमाग खो चुके हो। नाइनटेल्स ने नीचे देखा और सब कुछ के बावजूद नारुतो अभी भी कंट्रोल में था। नारुतो की नफरत नाइनटेल्स से भी आगे निकल गई थी। यह अब कुरामा था जिसके अंदर दानव था। नारुतो ने देवा पाठ की ओर इशारा किया। शायद, लेकिन फिर दर्द लोगों के साथ ऐसा ही करता है। या क्या तुम इतने बेवकूफ थे कि यह सोचते कि लोगों को तुमसे नफरत करने का और कारण देने से वे लड़ना बंद कर देंगे? नाइनटेल्स नागातो के पीछे कदम बढ़ाने लगा। पेन को नष्ट करने के लिए टेल्ड बीस्ट बॉल्स बनाने लगा। पेन मुश्किल से उनकी पहुंच से बच सका। जैसे ही वह दूर कूदा, उसने चाकरा रॉड्स को सीधे नारुतो की आंखों पर फायर करना शुरू कर दिया, उसे अंधा करने की उम्मीद में। रॉड्स आंखों और सॉकेट्स में जा घुसे, लेकिन पुनर्जनन इतना तेज था कि उसकी आंखों ने व्यावहारिक रूप से रॉड्स को वापस पेन पर थूक दिया, जो मुश्किल से बचा। सस्के, सकुरा, हिनाता, वे सभी। ये शिनोबी वर्ल्ड टूट चुका था। इसे जलाकर राख करने की जरूरत थी। नारुतो ने जमीन पर पैर पटका, पेन को हवा में उछाला। उसने फिर उसे दूर भेजने के लिए अपना पंजा मारा। पेन उड़ गया, जो एक मील जैसा लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह अभी भी जीवित था। हैरानी की बात है कि जैसे ही नाइनटेल्स ने उस दूरी को पार करना शुरू किया, पेन सीधे अंतिम प्रयास के लिए गया। उसे एहसास हुआ कि उसने नारुतो को उकसाकर गलती की है। शायद उसे बाद में अपने दर्शन में सुधार करने की आवश्यकता थी, लेकिन यह बाद में आना था। उसे नारुतो को वश में करना था। चिबाकू टेंसी कोर बनाते हुए उसने इसे नारुतो पर फेंका, जो हवा में उठे पत्थर की एक बड़ी गेंद का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन गया। पेन राहत की सांस लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, औरब के अंदर से एक दहाड़ सुनाई दी। नारुतो की युद्ध गर्जना सुनी जा सकती थी। अचानक औरब हट गया, क्योंकि नारुतो का नाइन टेल्ड फॉर्म बाहर निकल आया, जो उस डीमन फॉक्स की तरह लग रहा था जिसे इतने सारे लोग कहते थे। क्या बात है? वह एक गुर्राहट के माध्यम से बोला। क्या तुम्हारा दर्शन बिखर गया? दुनिया को दर्द सिखाने के बारे में वह क्या था? तुम नहीं जानते कि असली दर्द क्या होता है। तुम नहीं जानते कि नफरत कितनी गहरी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुमसे मौत तक नफरत करता हूं, और फिर मैं तुम्हें वापस जिंदा करने के लिए नफरत करता हूं, क्योंकि मौत तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि तुम तड़पो। मैं चाहता हूं कि तुम रहम की भीख मांगो और मौत के लिए गिड़गिड़ाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इतना दर्द हो कि तुम टूट जाओ और सोच या महसूस न कर सको। एक जीवित मौत, यही मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं, नारुतो ने कहा। मैंने एक राक्षस बना दिया है, नागातो ने खुद से सोचा। उसने सोचा था कि दर्द लोगों को अधीनता में डरा देगा, लेकिन इसने इस आदमी को पागलपन में धकेल दिया था। और अब न केवल वह खुद खतरे में था, बल्कि पूरी दुनिया खतरे में थी। एक पल बाद देवा पाठ नष्ट हो गया। नागातो वहां बैठा रहा और कोनान की ओर देखने लगा। हमें पीछे हटने की जरूरत है। मैंने एक गलती की है और यह अब मेरे कंट्रोल से बाहर है। केवल समय ही इसे शांत कर सकता है, उसने कहा। कोनान ने सिर हिलाया और उसे हिलने में मदद करने की तैयारी की, लेकिन उसी पल पूरा पेपियर माशे ट्री नाइन टेल्स के उल्टे हाथ के घूंसे से नष्ट हो गया। नागातो ने इसकी ओर ऊपर देखा। नारुतो ने अपने गले में चक्रा केंद्रित किया। नीचे देखते हुए उसने इतनी जोर से चीख मारी कि उनके शरीर के सभी सॉफ्ट टिश्यू फट गए। रिन्नेगन इस समूह में शामिल थे। जैसे ही कोनान और नागातो जमीन पर पड़े थे, नारुतो उनकी लाशों को रौंदने लगा, मानो वह उन्हें उससे ज्यादा मार सकता हो जितना वह पहले ही मार चुका था। यदि नहीं तो उन्हें अपवित्र करो, उनकी लाशों का अनादर करो। वे इंसान नहीं हैं, वे जानवर हैं। नफरत, नफरत, नफरत। दिन बीत गए। कोनोहा जितना हो सके शांत रहा, ताकि टेल्ड बीस्ट की नजर उन पर न पड़े। हिनाता का शव मिल गया था और उसके पिता को सौंप दिया गया था। काकाशी ने नारुतो को शांत करने की कोशिश करने के लिए एक विशेष समूह का नेतृत्व किया, जिसका नेतृत्व वे खुद और यामातो कर रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें इसके बारे में कुछ करना होगा, और इसलिए काकाशी पोजीशन में आ गए। यामातो ने वुड रिलीज के साथ जितनी हो सके ताकत समेटते हुए नारुतो को जगह पर रखने की कोशिश की। काकाशी अपने मंगेक्यो शैरिंगन के साथ नारुतो के आंखों के लेवल तक पहुंचने में कामयाब रहे और उसे शांत करने के लिए उस पर गेंजुत्सु डाला। सीलिंग टीम ने एक बार फिर नारुतो के टेल्ड बीस्ट पर एक सील लगा दी। नारुतो इसके बाद जमीन पर लेटा रहा, बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए। उसका चेहरा सभी भावों से रहित था। उसकी आंखें डरावनी रूप से सिक्स पाथ्स की आंखों से मिलती जुलती थीं। ढेरों में फेंकने के लिए बस एक और एबिलिटी। वे नारुतो को वापस कोनोहा ले आए और त्सुनादे द्वारा चलाए जा रहे अस्थायी अस्पताल में ले आए। उन्होंने नारुतो को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश की। उसकी चोटें
उसके शरीर पर दिखाई नहीं दे रही थीं, वे सभी दिमाग में थीं। वो बस टूट गया था, और इससे भी बदतर खबर आई कि जिराया की मौत हो चुकी थी। वे उसे अब कैसे बता सकते थे? वह फिर से आपा खो सकता था। कुछ समय तक नारुतो ने बात नहीं की या पलक झपकाने से ज्यादा कुछ नहीं किया। यह बताना मुश्किल था कि वह होश में भी था या सिर्फ सहज ज्ञान से काम कर रहा था। एक दिन काकाशी अंदर आए और नारुतो के सामने अपनी उंगलियां बजाईं। नारुतो ने काकाशी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या हुआ? काकाशी ने पूछा। बहुत सी चीजें, उसने कहा। क्या तुम ठीक हो? काकाशी ने पूछा। नारुतो मुस्कुराया। अब हाँ, मैं हूं, बस उलझन में हूं, मुझे लगता है। मुझे हिनाता के बारे में अफसोस है, काकाशी ने कहा। नारुतो ने अपना सिर झुकाया। हिनाता कौन है? काकाशी की आंखें चौड़ी हो गईं। हिनाता? तुम्हारी जिंदगी का प्यार? तुम उसके साथ 3 साल तक रहे, उन्होंने कहा। नारुतो ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सुनाडी को इस सब के बारे में बताया गया था। उसकी प्रतिक्रिया ने वह सब बता दिया जो कहने की जरूरत थी। ये गंभीर अभिव्यक्ति थी, गंभीर, चिंता से भरी हुई। दर्दनाक यादों का दमन, ट्रॉमेटिक मेमोरी रिप्रेशन। जब कुछ ऐसा होता है जिसे दिमाग स्वीकार नहीं कर पाता, जब कुछ इतना बुरा होता है कि इस याद का अस्तित्व ही किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तो दिमाग कभी कभी इसे छिपाने की कोशिश करता है। वह सच में हिनाता से प्यार करता होगा, क्योंकि उसकी मौत ने उसे बर्बाद कर दिया है। वह खुद को उसे याद रखने के लिए तैयार नहीं कर सकता। और सच कहूं तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, शायद उसे फिर कभी याद नहीं रखना चाहिए। यह क्रूर है, लेडी होकागे, यामातो ने कहा। यह है, लेकिन यह उसके और बाकी सभी के लिए भी सबसे अच्छा तरीका है, काकाशी ने कहा। इस बिंदु से नारुतो की भावनात्मक ताकत की जांच की गई और उसे घर लौटने की अनुमति दी गई। वह अपने इस नए अपार्टमेंट में जितना हो सके अपनी जिंदगी जीता था। यह उसके पुराने वाले जैसा नहीं था, लेकिन काफी करीब था। वह यह नहीं समझा सका कि उसके साथ क्या हुआ या वह इस तरह क्यों महसूस करता है। बस इतना कि रात के कुछ पलों में वह बुरी तरह रोते हुए जाग जाता था, यह न जानते हुए कि क्यों। उसने डॉक्टरों के पास जाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसका जवाब त्सुनाड द्वारा सील कर दिया गया था। इसके बजाय उन्होंने उसे तालमेल बिठाने के तरीके देने की कोशिश की, लेकिन उसका डिप्रेशन और बदतर होता गया। काफी समय बीत गया और नारुतो स्थिर होना शुरू हुआ। वह अब मुस्कुराता नहीं था, लेकिन वह जिंदा था। उसे नहीं पता था कि वह इतना दुखी क्यों था या वह घर जाने से पहले हमेशा ह्यूगा क्लैन कंपाउंड के पास से क्यों गुजरता था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। हालांकि सभी के लिए दुर्भाग्य से अकत्सुकी के कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, और जो अब उसके पीछे थे वे टोबी और जेत्सु थे। वे उसका रिन्नेगन और नाइनटेल्स चाहते थे, और इसीलिए रात के दौरान वे उसे ले जाने के लिए चुपके से अंदर घुसे। हालांकि अनबू टीम ने तुरंत देखा और मुकाबला किया। वे कभी टिक नहीं सके, केवल उन दोनों को धीमा कर पाए। हालांकि खबर पहुंच गई और वे नारुतो को घर लाने के लिए लामबंद होने लगे। काकाशी उनका नेतृत्व कर रहे थे। उनका पीछा करते हुए काकाशी और अनबू को एक गुफा मिली, जहां उनके पास नारुतो था। वे उसकी आंखों को उसके सॉकेट से निकालने की तैयारी कर रहे थे। जब काकाशी अंदर पहुंचे, जैसे ही टोबी ने उन्हें देखा, उसने कामुई डायमेंशन के लिए एक पोर्टल खोला और अपनी रक्षा के लिए और जेत्सु क्लोन्स को समन किया। नारुतो ने अपने मास्टर को पुकारा। जैसे ही वे जेत्सु सेना द्वारा अभिभूत होने लगे, काकाशी के पास केवल एक ही विचार बचा था। उसने नारुतो पर जेंजुत्सु डालने से पहले उसे पुकारा। उस गेंजुत्सु ने एक ऐसी औरत को दिखाया जिसे नारुतो नहीं जानता था। उसके लंबे काले बाल बेहद खूबसूरत थे और उसकी चांदी जैसी आंखें समुद्र के मोतियों जैसी थीं। वह अब तक की सबसे खूबसूरत औरत थी जो उसने कभी देखी थी, और वह मर चुकी थी। हिनाता मर चुकी थी। उसकी हिनाता मर चुकी थी। वह अंगूठी जो उसने उसे देने का प्लान बनाया था। उसने इसे देखा। वह अपने इरादे जानता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हिनाता, उसने आखिरकार कहा, पेन सहित सब कुछ याद करते हुए। ब्लैक जेचू के प्रभाव से मुक्त होकर वह खड़ा हो गया। काकाशी ने सभी को जितनी जल्दी हो सके गुफा से भागने के लिए कहा। जैसे ही नरूटो की आंखों से आंसू टपके, आखिरकार वह एक बार फिर नाइनटेल्स में बदल गया। शायद सहज ज्ञान, शायद दुर्घटना, शायद वह पहले से ही समझ गया था। यह अज्ञात था, लेकिन नरूटो ने स्वचालित रूप से अपने यासाका मगतमा को कमुई के साथ सिंक्रोनाइज किया, और इससे पहले कि जेत्सु और टोबी भाग पाते, उनके लिए भी सब कुछ खत्म हो गया था। उस रात कोनोहा के आसपास के क्षेत्र में नाइनटेल्स की चीखें गूंजती हुई सुनी जा सकती थीं। फिर अचानक यह गायब हो गया। कई लोगों ने सोचा कि यह कहां चला गया था, लेकिन काकाशी को लगा कि वे पहले से ही जानते थे। उन्होंने जिस तकनीक को देखा था वह बिल्कुल ओबितो की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ओबितो का शेरिंगन चुरा लिया है, और अगर नारुतो ने उसे कॉपी कर लिया तो केवल एक ही जगह थी जहां वह हो सकता था। काकाशी ने खुद को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट किया, और वहां उन्होंने नारुतो को किनारे पर बैठे देखा। काकाशी करीब आए। नारुतो, उन्होंने पूछा। नारुतो ने वापस देखा। एक आंख रिनेगन, दूसरी मंगेक्यो शरिंगन। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। काकाशी सेंसे, मुझे फिर से भूलने में मदद कीजिए, उसने अपने दर्द के जरिए फुसफुसाया। मुझे नहीं लगता कि हिनाता चाहेगी कि तुम भूल जाओ कि वह कौन थी, नारुतो, उन्होंने कहा। मुझे नहीं पता कि मैं याद रखते हुए जी सकता हूं या नहीं। वह भी नहीं चाहेगी कि तुम मर जाओ। मेरी मदद कीजिए मास्टर, नारुतो ने कहा। वह काकाशी की बाहों में गिर गया।
काकाशी ने केवल वही किया जो वे कर सकते थे। उन्होंने बस उसे सांत्वना दी। शिनोबी वर्ल्ड क्रूर था और नफरत और दर्द कैंसर की तरह फैल गया। नारुतो एक और शिकार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कितनी पावर जमा की, कुछ नहीं बदला। समझदार लोग समझते थे कि जितनी अधिक पावर आप जमा करते हैं उतना ही आप खुद को शक्तिहीन समझते हैं। हिनाटा की मौत ने नारुतो के एक ऐसे टुकड़े को नष्ट कर दिया था जो कभी ठीक नहीं हो सकता, कम से कम इस जिंदगी में तो नहीं। लेकिन काकाशी पहले भी यहां आ चुके थे और जानते थे कि इससे कैसे निपटना है। हम तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे नारुतो, मैं वादा करता हूं, उन्होंने कहा। और वहां से काकाशी ने मूल रूप से नारुतो को अपने साथ रखा, महीनों, एक साल और भी ज्यादा। नारुतो काकाशी के साथ उनके अपार्टमेंट में रहा, काकाशी के साथ बाहर जाता रहा। काकाशी ने नारुतो को लोगों की मदद करने, उन्हें ठीक करने, उनके दर्द को देखने और उनकी मदद करने की कोशिश करने के लिए विभिन्न पदों पर रखा। कभी कभी अपने दर्द को भूलने का सबसे अच्छा तरीका खुद को दूसरों के दर्द में डालना था। प्यार ठीक करता था, प्यार दर्द को नष्ट करता था, प्यार डर को मिटा देता था। और जैसे ही नारुतो हिनाटा की कब्र के पास खड़ा हुआ, वह बोला, काकाशी सेंसेई, मुझे पता है कि मुझे ठीक होना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इससे उबर सकता हूं। काकाशी ने उधर देखा। कभी कभी चीजें ठीक नहीं होती, कभी कभी वे निशान छोड़ जाती हैं, इतने गहरे निशान कि वे आपकी बाकी जिंदगी के लिए दर्द देंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ठीक होने में मदद कर सकता हूं नारुतो। मैं कभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सामना करने में मदद कर सकता हूं। सस्के, सकुरा, हिनाता, जिराया, मैंने सभी को खो दिया है। मेरे पास बस आप बचे हैं। बुरा मत मानिएगा, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, काकाशी ने कहा। नारुतो दुख में था। आगे का रास्ता लंबा और दर्दनाक था, लेकिन उम्मीद बनी रही कि नारुतो शायद एक दिन फिर से मुस्कुरा सके। और काकाशी यह सुनिश्चित करने के लिए वहां रहने वाले थे कि वह ऐसा करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके